ये वही लड़का है जो बुली करता था, का कंपनी में आ रहे। चेन को ये सुनकर जियांग वानरू के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखने लगी। वो उस औरत का बेटा है? क्या वो उसका सगा बेटा है? जियांग यांग एक मोमेंट के लिए दंग रह गया, फिर तुरंत सिर हिलाया तो साफ पता चलता है कि वो उसका सगा बेटा ही है। माँ और बेटा दोनों एक जैसे ही जहरीले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो उसका सगा बेटा ही है। जियांग वानरू ने ये सुना तो वो कुछ सोचने लगी। मैंने जियांग यांग की तरफ देखा और फिर जियांग वानरू की तरफ। लगता है जियांग फैमिली और सोंग फैमिली के बीच की दुश्मनी अब और बढ़ गई है। जियांग फैमिली का जैसा प्रोटेक्टिव नेचर है, वो सोंग फैमिली को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। या मुझे सोंग झाओ या उसकी फैमिली के लिए रत्ती भर भी सिंपैथी नहीं है। तो मुझे बस इस बार डर है कि अगर हमने सोंग फैमिली को कोने में धकेल दिया तो वो कुछ क्रेजी कर सकते हैं। मैं जियांग यांग और जियांग वानरू के साथ ये टॉपिक छेड़ने ही वाला था, तभी अचानक मैंने जियांग वानरू को सीरियस टोन कहते सुना, मुझे पता है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर जियांग वानरू जाने लगी तो मैं एक सेकंड के लिए दंग रह गया। फिर मैंने जियांग वानरू को पीछे खींच लिया जो जाने ही वाली थी। दीदी, आपको क्या पता है, आपको बिल्कुल भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जियांग वानरू ने मेरी तरफ बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखा। उन्होंने एक हाथ से मेरा सिर सहलाया। अच्छेन, टेंशन मत ले, मुझे पता है कि मुझे कहाँ रुकना है। भले ही जियांग वानरू ने ऐसा कहा, पर फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें जाने दूं। कि मुझे पता है कि आपको अपनी लिमिट्स पता है, पर मुझे डर है कि सोंग फैमिली डेस्परेट होकर कुछ कर न दे। ये सुनकर जियांग वानरू के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी सॉफ्ट हो गए। मोहम्मद चेन जो बोल रहा है उसमें दम तो है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, तू फिक्र मत कर। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने शर्माते हुए जियांग वानरू का हाथ छोड़ दिया। चलो अच्छा है कि तुझे समझ आ गया। जियांग वानरू ने एक हेल्पलेस स्माइल दी। तो तेरी बहन बेवकूफ नहीं है, चिल के। तो कुछ ऐसी बातें थी जो जियांग वानरू मुझे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। उनके पास बिना हाथ गंदे किए इस मामले को सुलझाने के बहुत सारे तरीके थे। मम्मी को भी डैड ने काफी हद तक कंफर्ट कर दिया था। मम्मी वैसे भी शुरू से उतनी गुस्सा नहीं थी, तो वो आखिर एक अमीर खानदान की लेडी हैं। उन्होंने कैसी कैसी सिचुएशंस नहीं देखी होंगी, वो इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा कैसे हो सकती हैं। डिनर के टाइम मैंने टेबल पर मम्मी पापा और दीदी के एक्सप्रेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो उन्हें नॉर्मल देखकर मैंने भी मन ही मन चैन की सांस ली। बस शाम के वक्त की बात है, जब मैं स्टडी रूम में काम कर रहा था, तब कॉरिडोर की तरफ वाले दरवाजे पर नॉक हुई। एक सेकंड बाद बाई लोयान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गई। ये देखकर मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई, तो मैं खड़ा हुआ और बाई लोयान की तरफ बढ़ा। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें नेचुरली गले लगा लिया। तुम यहाँ कैसे? बाई लोयान ने भी मेरे कमर के आसपास हाथ डाले और मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। मैंने सुना आज तुम मॉल में किसी जान पहचान वाले से मिले थे। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर सिर हिलाया। मैं उस पुरानी मेड और उसके बेटे से मिला था। उसका बेटा सोंग झाओ। बाई लोयान के चेहरे पर हैरानी का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बारे में काफी पहले से पता हो। तो तुम्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई? बाई लोयान ने सिर हिलाया। तुम्हारी दीदी ने मेरे आने से पहले ही मुझे बता दिया था। मैं एकदम दंग रह गया। मैंने बाई लोयान की तरफ कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। मेरी दीदी आपसे मिलने गई थी, तो आप दोनों के बीच क्या बात हुई? बाई लोयान धीरे से मुस्कुराई। बस हमने कुछ चीजों के बारे में बात की। टेंशन मत लो, सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं कर रहा था। एक डैड और एक जियांग वेनराव ही चैन से रहने देने के लिए काफी नहीं थे, और अब इस सब में एक बाई लोयान भी ऐड हो गई थी। मुझे लगा कि सोंग फैमिली अब सच में गई काम से, तो मैंने बस एक आह भरी कि मुझे पता है कि मेरी कोई भी बात आप लोगों को रोक नहीं पाएगी। तो मैं फिर भी वही सेम चीज कहूंगा, लोगों को जरूरत से ज्यादा पुश मत करो, वरना सोंग फैमिली वाले सच में डेस्परेट होकर कुछ भी कर सकते हैं। लो बाई लोयान ने सिर हिलाया और अपने हाथ से मेरा चेहरा ऊपर उठाया, तो उन्होंने मेरे होठों पर किस किया। हम मुझे पता है अगले दिन दोपहर में मैं लंच के लिए कंपनी के कैफेटेरिया जा ही रहा था, तभी अचानक मेरा फोन बजा। मैंने फोन निकाला और स्क्रीन पर एक अननोन नंबर देखा, तो मैंने फोन नहीं उठाया और बस कट कर दिया। पर थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फिर से कॉल आई। मैंने बिना सोचे समझे उसे फिर से काट दिया, लेकिन एक सेकंड बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आई। मैंने अपने हाथ में मौजूद फोन को देखकर त्योरियां चढ़ाई, थोड़ा सोचा और फिर फोन उठा लिया। कौन बोल रहा है? जियांग चेन में हूँ, सोंग झाओ। क्या हम मिल सकते हैं? दूसरी तरफ से सोंग झाओ की आवाज सुनकर मेरी त्योरियां और भी चढ़ गईं। मिलना पॉसिबल नहीं है। मैं फोन काटने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से सोंग झाओ की एकदम शांत आवाज आई। अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी ही आ जाऊंगा। मैं कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो मैं कॉर्पोरेशन के पास वाली कॉफी शॉप में हूँ, तुम्हें पता है ना कौन सी? ठीक है, मैंने फोन काट दिया और नीचे चला गया। मैं सीधा उसी कॉफी शॉप में गया जिसका सोंग झाओ ने जिक्र किया था। दूर से ही मुझे एक जाना पहचाना फिगर दिखा जो कॉफी शॉप की खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठा था, तो मैं रुका नहीं। कॉफी शॉप के अंदर जाने के बाद मैं सीधा सोंग झाओ के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उस वक्त सोंग झाओ खिड़की के बाहर सड़क पर चल रहे ट्रैफिक को देख रहा था। ज्यादा सटीक कहूँ तो सोंग झाओ असल में बे कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को देख रहा था। वेटर मेरा ऑर्डर लेने के लिए पास आया।
मैंने कॉफी ऑर्डर नहीं की, बस एक गिलास पानी मंगवाया। तो तुमने मुझसे मिलने की इतनी जिद की किस बारे में बात करनी है? तो मैंने सीधा पॉइंट की बात की। सोंग झाओ ने अपनी नजरें हटाई और अपने सामने बैठे शख्स को देखने लगा। अब जब तुम वापस जियांग फैमिली के यंग मास्टर बन गए हो तो सच में काफी बदल गए हो। तो तुम्हारे ड्रेसिंग स्टाइल का लेवल भी काफी बढ़ गया है। मैंने थोड़ी इरिटेशन के साथ अपनी थ्योरियां चढ़ाई। तो क्या तुमने मुझे बस ये सब फालतू बातें बोलने के लिए बुलाया था? सोंग झाओ मेरे हैंडसम चेहरे को घूरने लगा। फिर खुद के हाल के बारे में सोचा तो उसके दिल में इनबैलेंस की एक गहरी फीलिंग जाग उठी। जियांग चेन, मैंने एक बार सोचा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। उस गंदी फैमिली से निकलकर मैं एक बेहतर कल की ओर बढ़ूंगा। मेरे पास जॉब थी, मैं काफी एम्बिशियस भी था। मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ जो मुझे प्यार करे, फिर शादी करता और बच्चे होते, कि पूरी फैमिली खुशी खुशी और मिलजुल कर रहती। वो कितना अच्छा होता ना। ये सब केवल शाओ की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। मन में सोचा कि ये बंदा पक्का फिर से कोई बेवकूफ़ी भरी बात करने वाला है। और जैसे ही ये ख्याल आया, मैंने अपने खिलाफ साओ का इल्जाम सुना। पर तुम्हारी वजह से मैंने बाय कॉर्पोरेशन की अपनी हाई पेइंग जॉब खो दी। मुझे अपनी करंट कंपनी में काम करने जाना पड़ा। तो क्या तुम्हें पता है कि मुझे वहाँ क्या क्या झेलना पड़ा है? कि क्या तुम्हें पता है कि कैसा फील होता है जब तुम्हारा बॉस तुम्हें सीधे हैरेस करे और तुम रजिस्टर भी ना कर पाओ? क्या तुम्हें पता है अपनी करंट जॉब बचाने के लिए उन बूढ़ी औरतों के साथ नाटक ना कितना डिस्गस्टिंग है? मैंने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ी। सोंग झाओ की आंखों में देखते हुए मुझे रत्ती भर भी सिंपैथी फील नहीं हुई। आज तुम जिस हालत में हो, क्या वो सच में मेरी गलती है? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फंसाओ, होश में आओ? तुम बस अपने डाउनफॉल के लिए एक बहाना ढूंढ रहे हो। अगर तुम चाहते तो तुम्हें कोई दूसरी जॉब मिल सकती थी, पर तुमने कॉम्प्रोमाइज करना चुना। मेरी इन कड़वी बातों ने सोंग झाओ की डिग्निटी का आखिरी टुकड़ा भी छीन लिया। इसने उसके अंदर की सड़ी हुई गंदी सच्चाई को एक्सपोज कर दिया। सोंग झाओ के चेहरे पर ऑकवर्डनेस और शर्म साफ दिख रही थी। तो मैंने अपने सामने रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सिप ली। तो मैं पक्का पागल हूँ जो खाना छोड़कर तुम्हारी ये बकवास सुनने यहाँ चला आया? सोंग झाओ, कोई भी पैदा होते ही तुम्हारा कर्जदार नहीं बन गया था। चेन, तुम वही हो जो मेरे कर्जदार हो। पूरी लाइफ के लिए तुम मेरे कर्जदार रहोगे। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मेरी माँ जेल नहीं जाती, तो मुझे उस घर में रहकर 20 साल से ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं झेलना पड़ता। मैं आज जो कुछ भी हूँ वैसा नहीं बनता। ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से है। मेरी एक बात ने सीधे सोंग झाओ की सबसे सेंसिटिव नर्व को ट्रिगर कर दिया था। वो अचानक खड़ा हो गया और लगभग मेरे चेहरे पर चिल्लाने लगा। तो मैं शांति से वहीं बैठा रहा। मेरे एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि कॉफी के बाकी कस्टमर्स जो कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे, सोंग झाओ की तेज आवाज से डिस्टर्ब हो गए और क्यूरियस होकर इधर ही देखने लगे। सोंग झाओ के एक्सप्रेशंस बहुत डरावने और हिंसक थे और वो किसी भी एंगल से एक बुली जैसा ही लग रहा था। कॉफी शॉप का एक एम्प्लॉय पहले से ही हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने भी ये नोटिस किया और सोंग झाओ की तरफ देखा। सोंग झाओ, चिल्लाने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगे। तुम्हारी माँ जेल तो ही। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ सबके सामने पूरी पोल खोल दूं? इस एक सेंटेंस ने झाओ की आधी से ज्यादा हेकड़ी निकाल दी, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था और जिद में बहस करने लगा। भले ही मेरी माँ ने कुछ गलत किया हो, क्या तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अगर तुम नहीं होते? एक साफ आवाज आई। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने हाथ उठाया और सोंग झाओ को एक पंख जड़ दिया। क्या तुम पागल हो? मैं खुद काफी बीमार हूँ जो खाली पेट यहाँ तुम्हारी ये बकवास सुनने चला आया। और सोंग झाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे प्राइवेट में मिलने के लिए एग्री हुआ हूँ। जो भी कहना था वो सब कहा जा चुका है। यहाँ मेरे साथ बकवास करके टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अपनी लाइफ ढंग से कैसे जीनी है। तो मैं खड़ा हुआ और सोंग झाओ को एक आखिरी बार देखा। एक आखिरी एडवाइस है, तुम अब एक एडल्ट हो, तो एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, तो वो घर तुम जब चाहो उसे छोड़कर जा सकते। सोंग झाओ को दोबारा बोलने का मौका दिए बिना मैं सीधा कॉफी शॉप से बाहर निकल गया। सोंग झाओ का चेहरा एकदम उतरा हुआ था और वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसने सामने रखे कॉफी कप को देखा और फिर अचानक हंसने लगा। कि उसकी आवाज थोड़ी डरावनी थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स की क्यूरियोसिटी तुरंत गायब हो गई। यहाँ तक कि वेटर जो उसे बाहर छोड़ने आ रहा था, उसकी भी पास आने की हिम्मत नहीं हुई। सोंग झाओ ने अपना फोन निकाला। उसने कुछ देर अपने कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल किए और फाइनली किसी को कॉल किया। फोन कुछ बार बजा और फिर किसी ने आखिरकार उठा लिया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, बॉस फेंग, क्या आपकी पिछली बार वाली बात अभी भी वैलिड है? दूसरी तरफ खड़ी बॉस फेंग कुछ सेकंड्स के लिए एकदम साइलेंट हो गई। अचानक उनकी आवाज बहुत ज्यादा चीयरफुल हो गई। स्वीट हार्ट, क्या आखिरकार तुम्हें अक्ल आ गई? फोन पकड़े हुए सोंग झाओ का हाथ हल्का सा कांपने लगा। उसने एकदम फर्म आवाज में कहा, जब तक बॉस फेंग अपनी बात की पक्की रहेंगी। मैं एग्री करता हूँ, गुड, बहुत अच्छे। अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आज रात ही करते हैं, वही जगह। ओके। फोन रखने के बाद सोंग झाओ ने अपने बाल और कपड़े ठीक किए, तो फिर वो कोई शॉप से बाहर निकल गया। उस शाम सोंग झाओ एक में स्मार्टली तैयार होकर अरेंज किए हुए होटल रूम में पहुंच गया।
तो होटल के कमरे के दरवाजे के सामने खड़े होकर सॉन्ग झाओ को अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। पर जैसे ही उस दिन में कॉफी शॉप में हुए उस इंसिडेंट के बारे में सोचा, सॉन्ग झाओ की नजरों में एक डिटर्मिनेशन आ गया। तो उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजा नॉक किया। अंदो जल्दी, अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया। सॉन्ग झाओ की नजरों ने कमरे में मौजूद लोगों को स्कैन किया, तो वो बस एक सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर कदम रख दिया। तो कुछ घंटों के बाद काफी सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस के साथ कई औरतें कमरे से बाहर निकली, तो फिर वे सब जल्दी से होटल छोड़कर चली गई। कमरे में अब सिर्फ सॉन्ग झाओ और बॉस फेंग ही बचे थे, तो वे दोनों अभी भी बेड पर लेटे हुए थे। बॉस फेंग पूरी तरह से सेटिस्फाइड लग रही थी, तो उनका एक हाथ लगातार सॉन्ग झाओ के एप्स पर घूम रहा था। सॉन्ग झाओ ने पेट में उठ रही घबराहट को दबाया और बोला, बॉस फेंग, मैंने आपकी विश पूरी कर दी है। जो हमने पहले डिस्कस किया था उसका क्या हुआ? बॉस फेंग के चबी चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल फैल गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डन, वो प्रोजेक्ट अब तुम्हारा है। ये पर एक बात पहले ही सुन लो, इस बार हम बाई कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो तुम किसी भी हाल में मेरे लिए ये काम बिगाड़ नहीं सकते। सॉन्ग झाओ ने सिर हिलाया और वो बॉस फेंग के फैट फेस को चूम गया। वो चिंता मत कर, मैं गारंटी देता हूँ कि टास्क पूरा कर दूंगा। बॉस फेंग ने संतुष्ट होते हुए सिर हिलाया, तो उसके एक हाथ ने भी इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। सॉ की आंखों में घिन का एक झटका दिखा, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं बची कि वो साथ चल पड़े। तो जब वो बॉस फेंग को संतुष्ट करके होटल रूम से बाहर निकला तो रात देर हो चुकी थी। पर सॉन्ग झाओ नहीं गया। वो बिस्तर पर अकेले एकाकी लेटा रहा। उसके आसपास की हर चीज बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रही थी। अभी जो हुआ था वो उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा था। सॉ को अचानक मतली आने लगी। वो नग्न होकर बाथरूम में दौड़ा और जोर जोर से उल्टी करता रहा जब तक और उल्टी नहीं कर सका। सॉन्ग झाओ खर बाथरूम की फ्लोर पर गिर गया। पड़े शरीर पर पड़े सारे निशान देखकर सॉन्ग झाओ खड़ा हुआ और बाथटब की ओर चला। कुछ दिन बाद मैं जानबूझकर ऑफिस में थोड़ा जल्दी आया। आज वो दिन है जब मैं हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव से मिलूंगा। मैं इस मीटिंग को बहुत सीरियसली लेता हूँ, तो मैं कभी भी बैटल में नहीं जाता। मुझे यकीन नहीं कि मैं जीत पाऊंगा। आज की दोनों पार्टियों की मीटिंग के लिए मैंने खुद एक बार सब कुछ डबल चेक कर लिया। अगर कोई सरप्राइज नहीं हुआ तो ये मीटिंग जरूर बहुत स्मूथली चल जाएगी। तो दोनों पार्टियों ने 9 AM पर मिलने का एग्रीमेंट किया। और पर 9 के थोड़ा बाद भी दूसरी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अभी तक नहीं आया, तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। सोचा कि दूसरी पार्टी ट्रैफिक में फंसी होगी, तो मैं नीचे इंतजार करे बंदे को कहा कि वो पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को पिकअप करे। थोड़ा और इंतजार करने को कहा और नतीजतन हम आधा घंटा और रुक गए। जैसे ही वो बंदा इम्पेशेंट हो रहा था, कंपनी के गेट पर कुछ फिगर्स आखिरकार दिखे और लीड वाला आदमी सॉन्ग शाओ ही था। पर उन्हें ग्रीट करने वाली एम्प्लॉई एक नई लड़की थी जिसका नाम शाओ ने था। उसने पहले कभी सॉन्ग शाओ से नहीं मिला था। फिर भी सॉन्ग शाओ और बाकी लोग आधा घंटा लेट होने से उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट करके ऑफिस ले गई। मैं और नई प्रोजेक्ट के कुछ लोग पहले से ही मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। आधा घंटा हो गया, दूसरी पार्टी अभी तक क्यों नहीं आई? क्या उनका कोई कोऑपरेशन करने का इरादा भी है? एक फीमेल कोलीग ने डिसफेक्शन के साथ कंप्लेन किया। हालांकि बाकी लोग सीधे नहीं बोले, पर उनका डिसफेक्शन चेहरा से ही पढ़ा जा सकता था। वैसे पूरी तरह कूल ही रहा। एक सेकंड बाद मुझे शाओ ने का मैसेज आया जिसमें बताया कि उसने पार्टनर के लोगों को पिकअप कर लिया है। वो अब ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा इमोशन कंट्रोल करो। अब प्रोजेक्ट के स्मूथली प्रोग्रेस करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। तो ये सुनकर बाकी लोग अपनी डिसफेटेड फीलिंग्स को ही छुपा पाए। तो उनको इस प्रोजेक्ट की कमान संभालनी थी मेरे, बिल्कुल इसलिए कि वे प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बोनस पाने के लिए टारगेट कर रहे थे। ऑफिस के बाहर से पैर की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस सबकी आंखें एक साथ मीटिंग रूम के दरवाजे की ओर घुमा गई। अगले ही सेकंड में मीटिंग रूम का दरवाजा धक्का मारते हुए खुल गया। शाओ नाई सबसे पहले अंदर आई। उसके बाद पार्टनर साइड के कई प्रतिनिधि अंदर आए। सॉन्ग जाओ, ये क्यों तू ही? तो पहले शिकायत करने वाली महिला सहकर्मी ने सॉन्ग जाओ को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से धांसू एक्सप्रेशन आ गया। उलझन और दंग रहना। शाओ नाई हम पर दंग रहकर देख रही थी, फिर सॉन्ग जाओ और बाकी लोगों की ओर देखी जैसे कुछ समझ ना आया हो। जब मैंने सॉन्ग जाओ को यहाँ आते देखा तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ, पर बस एक सेकंड के लिए ही। और फिर मैं तुरंत प्रोफेशनल मोड में वापस आ गया। तो मैं खड़ा होकर मुस्कुराया, प्लीज बैठ जाओ। सॉन्ग जाओ ने अपनी कंपनी के कुछ लोगों को बैठने को कहा। तो सामने रखी गेस्ट टी को देखते हुए सॉन्ग जाओ ने हल्का हंसते हुए हाथ से उसे धकेल दिया। सॉरी, मैं चाय पीने की आदत में नहीं हूँ। शाओ नाई बहुत तेज दिमाग वाली थी, तो वो तुरंत ही खुद को शामिल करके मेरे साथ मिलकर बदलने की पेशकश कर गए। वाई कॉर्पोरेशन वाले लोगों के एक्सप्रेशन थोड़ा खट्टे थे। ये सीन उन्हें इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था, जैसा कि उम्मीद थी। शाओ ने सॉन्ग शाओ को एक कप कॉफी लाया, पर सॉन्ग शाओ अभी भी संतुष्ट नहीं था। तो सियाओ ने सॉन्ग शाओ के लिए एक गिलास जूस लाने की कोशिश की, पर सॉन्ग शाओ अभी भी संतुष्ट नहीं था। जैसे ही सियाओ ने चौथी बार जाने वाला था, मैं धीरे धीरे बोल पड़ा, फिर से बदलने की जरूरत नहीं है, लगता है सॉन्ग सर को कुछ भी पीना पसंद नहीं है।
तो बस यूं ही छोड़ देते हैं। शियाओ ने मुझे धन्यवाद भरी नजर से देखा और फिर से पेंट्री में नहीं गया। सोंग जाओ का चेहरा फिर से स्याह हो गया। उसने मुझको देखा, आवाज में थोड़ा नाखुश टोन था। क्या तुम अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही ट्रीट करते हो? तो मेरी एक्सप्रेशन वैसी ही रही। नजर सोंग जाओ के सामने रखे 3 कपोटी की रही। अगर प्यास लगी है तो एक चुन लो। हमारी कंपनी की शियाओ नए के लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हो? शियाओ नए ने तुरंत समझ लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो वो चुपके से एक बार फिर बाहर गई और पेंट्री में उपलब्ध हर ड्रिंक का एक लेकर आई। उसने एक एक करके सोंग जाओ के सामने रख दिए। उसका चेहरा एक चमकदार स्माइल से रोशन हो गया। बेझिझक जो भी पीना चाहो ले लो। और बाकी वाले और मैं हमारे होठों को चिपका लिया, हंसी रोकने की कोशिश करते हुए। सोंग शाओ का एक्सप्रेशन बहुत ही बदसूरत था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। सोंग शाओ शुरू में हमारे लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओ नाई और मैं इसे इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। शाओ नाई खत्म करने के बाद वो फिर मेरे पास वापस आ गई। वो चुपके से मेरे तरह एक विंक भी मार गई। मैं बेबस और खुद से ही सोचा कि ये नई लड़की वाकई में काफी क्लेवर है। मैंने अपना मुंह ढक लिया और हल्के से 2 बार खांसी की। तो सब यहाँ है, तो चलो शुरू करते हैं। आप और आपकी टीम को कोई आपत्ति नहीं है ना? सोंग झाओ ने दांत पीस लिए। कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। दोनों साइड की स्टाफ इस कोलैबोरेशन के आधार पर बारी बारी से अपनी अपनी सिचुएशन पेश करने लगी। उसके बाद उन्होंने कोलैबोरेशन के डिटेल्स पर चर्चा की। पहला पार्ट बहुत बढ़िया चला, लेकिन फिर सोंग झाओ ने ट्रबल पैदा करना शुरू कर दिया। एक कॉलिग ने अपना पार्ट खत्म करने के बाद सोंग झाओ अचानक बोल पड़ा, कहता हुआ कि वो याद नहीं कर पा रहा है वो पार्ट जो कॉलिग ने अभी प्रेजेंट किया था। उसने उस व्यक्ति से रिपीट करने को कहा। तो सब लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। जो कॉलिग अभी बोल रहा था उसकी गले में ड्राई थ्रोट था। वो पानी का एक सिप लेने और रेस्ट करने वाला था, लेकिन फिर उसने सुना कि सोंग झाओ ने कहा उसे रिपीट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा अनहैप्पी था। उस कॉलिग के खत्म होने के बाद सोंग झाओ ने उसे फिर से रिपीट नहीं करवाया। अगला व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू किया। तो जब भी सोंग झाओपनी का कोई बंदा बोलता तो उसे कोई फॉल्ट नहीं दिखता था, पर जैसे ही बाई कॉर्पोरेशन के किसी बंदे की टर्न आती, सोंग झाओ हर चीज में कमियां निकालने लगता। उसने तो मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए कई बार वॉशरूम जाने का बहाना भी बनाया। तो पहले तो सिर्फ बाई कॉर्पोरेशन के लोग ही अपसेट थे, तो बाद में तो सोंग झाओ के साथ आए लोग भी थोड़े चिढ़ने लगे थे। मुझे लगा कि सोंग झाओ सच में काफी अनप्रोफेशनल था। ये एक बिजनेस मीटिंग थी, कोई मजाक नहीं। क्या सोंग झाओ थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता था? वैसे भी आधे घंटे से ज्यादा वॉशरूम में कौन रहता है भाई? क्या उसे कब्ज था? ऐसे बार बार खींचने की वजह से जो मीटिंग 2 घंटे में खत्म होनी चाहिए थी वो 3 घंटे तक खिंच गई और फिर भी खत्म नहीं हुई। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया था। आप सबको वेट कराने के लिए सॉरी। मैंने सोंग झाओ की तरफ देखा। अचानक एक ठंडी हंसी हंसी और अपने सामने वाली फाइल बंद करके एकदम से खड़ी हो गई। लगता है आपकी कंपनी हमारी बाई कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन को लेके जरा भी सीरियस नहीं है, तभी तो हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए इतने अनप्रोफेशनल बंदे को भेजा है। जब मैंने अनप्रोफेशनल वर्ड बोला तो मैंने सोंग झाओ की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक रूखी सी स्माइल थी। सोंग झाओ के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और वो मुझे घूरने लगा, जैसे उसे पता हो कि मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और वही कहा जो सोंग झाओ बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये कोलैबोरेशन कैंसिल करते हैं। गेस्ट्स को बाहर तक छोड़ाओ। ये बोलकर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और मीटिंग रूम के मेन डोर की तरफ चल दी। बाकी लोगों ने भी तुरंत अपना सामान पैक किया और मेरे साथ निकलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी ये गुस्सा बर्दाश्त करना है वो कर ले, मैं नहीं कर रहा। सोंग झाओ के साथ आए लोग पैनिक कर गए जब उन्होंने सुना कि मैं कोलैबोरेशन कैंसिल करना चाहता हूँ। आने से पहले सीईओ फिंग ने साफ वार्निंग दी थी कि अगर ये डील फेल हुई तो वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल नहीं पाएंगे। अपनी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचकर उनका सारा गुस्सा सोंग झाओ पर फूट पड़ा। ये सब इस आदमी की वजह से हो रहा था। तो कोलैबोरेशन एकदम सही चल रहा था, तो इसे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? सोंग झाओ बस हमारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल बनाना चाहता था। वो इस कोलैबोरेशन को पूरी तरह बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर उसकी वजह से ये डील टूट जाती तो जो अंजाम होता वो उसके बस के बाहर था। जियांग चेन, हम कोलैबोरेशन कैंसिल नहीं करना चाहते। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे का मजाक एकदम साफ दिख रहा था। मुझे तुम्हारी तरफ से हमारे साथ काम करने का कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रहा। हम सच में कोलैब करना चाहते हैं। अभी जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। सच में बस मेरे पेट में दर्द हो रहा था कि ये देख के मैं चूं। सोंग झाओ फिर से बोला, तो तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, मैनेजर नहीं। एक बार डील कैंसिल हो गई तो तुम मुझसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्यों ना हम दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें। असल में मैं भी कोलैबोरेशन कैंसिल नहीं करना चाहता था, बस मैं सोंग झाओ का ये तरीका पसंद नहीं था जो वो मुझे और मेरे कलीग्स को परेशान कर रहा था। मैं बस एक्ट कर रहा था। एक पर सोंग झाओ ने कहा कि मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सुनते ही मैं गुस्से में अचानक हंस पड़ा, तो मैं बोल भी नहीं पाया।
तभी शाओ नाई ने खुद को रोक नहीं पाकर पहले स्पीक कर दिया। हमारे भाई जियांग चेन सीईओ की मंगेतर है, क्या वह जिम्मेदारी लेने से डरता होगा? हमारे सीईओ भाई ने पहले ही कह दिया है, भाई जियांग चेन किसी भी रकम के ऑर्डर को आसानी से हैंडल कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें थ्रेट कर सकते हो? शाओ नाई सच में एक नन्हा बछड़ा था जो बाघ से डरा नहीं था। उसको पहले से ही सोंग शाओ का बुरा इंप्रेशन था और अब तो और भी बुरा हो गया। उसे नहीं पता था कि अतीत में क्या हुआ था, वरना उसके शब्द और भी कड़वे होते। मैंने शाओ नाई को एक कॉम्प्लिकेटेड लुक दिया। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे बाई लुयान एक टायरेंट हो जो अपने किंगडम से खूबसूरत को ज्यादा पसंद करता हो। पर शाओ नाई की एक बात सही थी, भले ही मैं इस कोलैबोरेशन को गड़बड़ कर दूं, मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। सिर्फ इतना है कि अगर कोलैबोरेशन वाकई कैंसिल हो गया तो कुयांझो मेरे ऊपर हंस देगा। अप्रत्याशित रूप से जब सोंग शाओ ने शाओ नाई के शब्द सुने तो उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उसकी आंखें मेरे लिए ईर्ष्या और रेजेंटमेंट से भर गईं। तो पर उसे भी पता था कि ये कोलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और के लिए। वो इस कोलैबोरेशन को बिगाड़ नहीं सकता था। सोंग शाओ ने गहरी सांस ली, फिर कूल हो गया। अभी मैं गलती कर बैठा, कोलैबोरेशन कैंसिल मत करो। एक पल सोचने के बाद सोंग शाओ खड़ा हुआ और बोला, और हम सबके सामने गहरी झुककर बायो प्लीज। बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। तूने पता था कि सोंग जाओ और मैं पहले टकराव में थे, इसलिए चुप रहे। वो बस चुपचाप मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैं सोंग जाओ को देखा और पहली बार मुझे लगा कि सोंग जाओ वाकई में अपमान को झेल सकता है। अगर तुम कोलैबोरेट करने में सच्चे हो तो अपनी सच्चाई दिखाओ। मीटिंग चलती रहेगी। फिर हम सब अपनी सीट पर वापस चले गए। सोंग जाओ सीधा खड़ा हुआ, उसका फीका चेहरा भी अपनी सीट पर वापस गया। इस बार सोंग जाओ को और ट्रबल करने की हिम्मत नहीं हुई, तो मीटिंग स्मूथली चलती रही और 1 घंटे में ही खत्म हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं मुस्कुराया और फ्रेंडली सोंग जाओ को हाथ बढ़ाया। सोंग सर, आपसे कोलैबोरेट करके मजा आया। सोंग जाओ ने मेरा बढ़ाया हुआ हाथ देखा, लेकिन हैंडशेक नहीं करना चाहता था। ऊपर पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। सोंग जाओ के पास कोई चॉइस नहीं बची। उसने हल्का हैंडशेक किया और तुरंत वापस खींच लिया। हमारी कंपनी के पास अभी भी करने के लिए काम बाकी है, हम अभी निकल रहे हैं। बात खत्म करने के बाद सोंग झाओ ने कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स ले लिए और उदास होकर चला गया। और सब लोग निकल जाने के बाद शाओ नाई खुद को रोक नहीं पाई, चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ आई, भाई चेन, अभी तुम बहुत कूल थे, तो तुमने बस कुछ शब्दों से ही स्थिति को उलट दिया। अब से तुम मेरे आइडल हो। तो मैं मुस्कुराया। दूसरी पार्टी को इस कोलैबोरेशन को फेल करने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था। वैसे भी बाई कॉर्पोरेशन को इस एक ऑर्डर की कमी नहीं है ना? जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी मौजूद लोग चुप हो गए। शाओ नाई की आंखें लगभग हार्ट्स में बदल गईं। शाओ नाई, भाई जियांग चेन, तुम वाकई बहुत कूल हो। मैं हंसा, ठीक है, मैं पहले मैनेजर को इस सिचुएशन की रिपोर्ट करूंगा। अपना काम फिर से शुरू करो। हाँ, समूह मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। मैं सीधे कुयांजू के ऑफिस गया और मैंने सोंग झाओ और उसकी टीम ने जो दिक्कतें पैदा की उस हिस्से को नहीं बताया, बस नतीजा बताया। क्योंकि यांजो अपना काम संभाल रहा था, तो उसने सुनते ही सिर भी नहीं उठाया। गॉट इट। मैं भी गुस्से में नहीं था। काम रिपोर्ट करने के बाद मैं सीधे कुयांजो के ऑफिस से निकल गया। तो जैसे ही मैं निकला, कुयांजो ने हाथ में पेन रोक ली। उसने सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। अचानक खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसी फूट पड़ी। मेरी सीनियर जिसको देख रही है वो वाकई में बेवकूफ नहीं है। सोंग शियाओ अपनी कंपनी में वापस आया और पता चला कि सीईओ फेंग उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रही है। सोंग शियाओ की पहली प्रतिक्रिया थी, किसी ने सीईओ फेंग को पहले हुई सारी बातें बता दी थी और ऑफिस में कदम रखने की सोचते ही सीईओ फेंग के गुस्से को झेलना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही उसका शरीर कांप उठा। पर सोंग शियाओ को जाने की हिम्मत नहीं हुई जब तक कि वह अपनी मौजूदा नौकरी या इस गोल्डन थाई सीईओ फेंग को नहीं छोड़ना चाहता। सोंग शियाओ देर करने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो वह सीधे सीईओ फेंग के ऑफिस गया। और जैसे ही वह निकला, उसके पीछे खड़े सहकर्मियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। सहकर्मी जोश से बातें करने लगे और उनकी बातचीत का कंटेंट धीरे धीरे गंदा होने लगा। बातों की स्केल बड़ी बड़ी होती गई, लेकिन सोंग शियाओ अब उन्हें सुन नहीं पा रहा था। उसने सावधानी से सीईओ फेंग के ऑफिस के दरवाजे पर ठोकर मारते हुए खटखटाया। सीईओ की आवाज अंदर से सुनते ही सोंग शियाओ ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धकेल दिया, पर अगले ही सेकंड में उसे एक चिपचिपी हाथ ने ऑफिस के अंदर खींच लिया। ऑफिस का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक बूढ़ी औरत खुद को सोंग झाओ की बाहों में फेंक दी। उसने अपना चेहरा सोंग झाओ से चिपका दिया और कुछ बार सूंघा। उसका मोटा चेहरा नशे में डूबा हुआ एक्सप्रेशन दिखा रहा था। तभी सोंग झाओ ने ऑफिस में स्थिति को साफ तौर पर देखा। उसने पिछले रात के ड्रीम में दिखे वही लोग फिर देखे। वो फिर से उसके सामने प्रकट हुए। हर एक उसकी ओर देख रहा था, तो उनकी आंखें हरी चमकने वाली थीं और सीईओ फेंग अपनी डेस्क के पीछे ठीक से बैठा था। उस बूढ़ी औरत के पकड़ने से सोंग झाओ को पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। उसके दिल में लगातार डर बना हुआ था। तो जब उसने मुंह खोला तो उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। आप सीईओ ने सोंग झाओ की तरफ धुएं का एक कश छोड़ा।
उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। ये सारे सीईओ तुमसे काफी सेटिस्फाइड हैं। कल रात वापस जाने के बाद से वो दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे, इसलिए आज तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। इन सीईओज के से एंटरटेन करने में मेरी मदद करो, समझ गए। तो सोंग झाओ ने कभी नहीं सोचा था कि उसे कल रात वाला वो डरावना सपना फिर से झेलना पड़ेगा। तो उसकी पूरी बॉडी तुरंत कांपने लगी, खासकर तब जो उसे फील हुआ कि उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उसके बटक्स पर रख दिया है। सीईओ फेंग, मुझे अभी आपको काम के बारे में रिपोर्ट करना है, क्या हम ये किसी और दिन कर सकते हैं? सीईओ फेंग ने इग्नोर करते हुए अपना हाथ हिलाया। काम की रिपोर्ट कोई और भी दे सकता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इन सीईओज को एंटरटेन करने की है। और फिर सीईओ फेंग ने ऑफिस में बैठे लोगों की तरफ अपना चेहरा घुमाया। लाउंज अंदर ही है, तुम सब वहाँ जाकर कर सकती हो। तो उन औरतों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सोंग झाओ का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। सोंग झाओ रजिस्ट करना चाहता था, पर वो अकेला इतनी सारी औरतों का मुकाबला कैसे करता। वे सब सीधे लाउंज के अंदर चले गए। तो लाउंज की साउंड प्रूफिंग बहुत ही जबरदस्त थी। ऐसा लग रहा था कि इसे बनाने से पहले ही उन्होंने इसके इस्तेमाल के बारे में सोच लिया था। सीईओ फेंग बाहर बैठी थी, उन्हें अंदर से एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो उन्होंने इंटरनल फोन उठाया और साथ आए लोगों को कॉल किया। सोंग झाओ पहले ही कॉर्पोरेशन के पास था। वे लोग जल्दी से ऑफिस के अंदर आ गए। सबसे पहले उन्होंने पूरे ऑफिस को स्कैन किया, पर उन्हें सोंग झाओ कहीं नहीं दिखा। तो वे सब इशारों में बात समझ गए और कुछ नहीं बोले, पर उन सबकी आंखें अनजाने में ही वहीं टिक गईं। तो उनकी नज़र लाउंज के दरवाजे पर थी जब सीईओ फेंग ने अंदर बुलाया। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक वो सब कुछ बताया जो पहले हुआ था, यहाँ तक कि ये भी कि सोंग झाओ ने बाई कॉर्पोरेशन के लोगों के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी की थी। तो वे साफ महसूस कर पा रहे थे कि पूरी बात सुनने के बाद सीईओ फेंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत गंदे हो गए थे। तुम सब तो बाहर जाओ। सीईओ फेंग ने हाथ में पकड़ा सिगार टेबल के एशट्रे में जोर से बुझाया और लाउंज की तरफ बढ़ी। बाकी लोग समझदारी दिखाते हुए तुरंत वहां से निकल गए। जैसे ही सीईओ फेंग ने डोरनॉब घुमाया, लगभग उसी टाइम वे सब भी वहां से मुड़ गए। लाउंज जो अब तक बिल्कुल साइलेंट था, सीईओ फेंग के दरवाजा खोलने ही वहां से अजीब सी सजेस्टिव आवाजें आने लगी। तो उनके गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए। उन्होंने सीईओ फेंग के ऑफिस से बाहर निकलने की अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि लाउंज में कोहराम मचा हुआ था। ऑफिस बंद होने के टाइम तक कोई भी ऑफिस से बाहर नहीं निकला। एम्प्लॉइज एक एक करके काम खत्म कर घर जाने लगे। ये पूरी बिल्डिंग में एकदम सन्नाटा छा गया। तो सबके जाने के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से कुछ गाड़ियां चुपके से निकल गईं। अंदर सीईओ फेंग ने हाथ में एक लेदर का हंटर पकड़ा हुआ था। वो उससे सोंग झाओ की बॉडी पर एक के बाद एक वार करने लगी। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी कि मेरी बात न मानने का क्या नतीजा होता है। तो इस कोलैबोरेशन को लगभग बर्बाद करने के लिए मैं तुझे मजा चखाऊंगी, जो पहले ही टॉर्चर की वजह से पूरी तरह थक चुका था। बस वहीं पड़ा रहा और सीईओ फेंग से पिटता रहा। अब तो उसके मुंह से दर्द के मारे चीख भी नहीं निकल रही थी। सीईओ फेंग ने अपना गुस्सा निकालने के बाद एक हाथ से सोंग झाओ के बाल पकड़े और उसके चेहरे पर जोर जोर से कई थप्पड़ जड़ दिए। तब जाकर कहीं उनका गुस्सा पूरी तरह शांत हुआ। आगे प्रोजेक्ट के काम में अगर तूने फिर से कोई गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मौत की दुआ मांगना क्या होता है। सोंग झाओ ने मुश्किल से अपने गले से कुछ शब्द निकाले, समझ गया। और फिर सीईओ फेंग ने जैसे कोई पुराना पड़ा फेंकते हैं वैसे ही सोंग झाओ को जमीन पर पटक दिया। अपने कपड़े ठीक करने के बाद उन्होंने अपने लेदर वॉलेट से कैश की एक गड्डी निकाली और उसके मुंह पर दे मारी। देखते देखते लाउंज में सिर्फ चोटों से लथपथ सोंग झाओ ही रह गया। वो वहां चुपचाप पड़ा रहा, जैसे कोई पुराना फेंका हुआ रद्दी का खिलौना हो। एक अज्ञात समय बीत गया। सोंग झाओ जमीन से खींचते खींचते उठने की कोशिश कर रहा था। तो वो मशीन जैसा कपड़े पहनता है, फिर उन बिलों को एक एक करके उठाता है और आखिर में थके हारे शरीर और दिमाग को खींचते हुए होम ले जाता है। अगले दिन सोंग झाओ ने जल्दी ही अपना सामान पैक किया और उस दम घुटाने वाले घर से निकल गया। इसी बीच माँ सोंग झाओ का घर आने का इंतजार कर रही थी, उसे एक कड़ी लेसन सिखाने के लिए, ताकि उसे इस फैमिली में अपनी असली जगह पता चल जाए। तो उसने कई दिन इंतजार किया, लेकिन सोंग झाओ फिर कभी होम नहीं आया। शुरुआत में सोंग फैमिली ने इसको लेकर कोई फिक्र नहीं की, बस सोचा कि वह सीईओ फेंग को खोजने चला गया। एक बार आधा महीना 2 महीने बाद जब उन्होंने देखा कि उनके पास का पैसा खत्म होने वाला है, न सिर्फ सोंग झाओ घर नहीं आया, बल्कि उसने कोई भी पैसा होम नहीं भेजा। पिता और माँ सोंग आखिरकार घबरा गए। तब पर चूंकि उन्होंने पहले कभी सोंग झाओ की परवाह नहीं की थी, उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ काम करता है, वे उसे कॉल करना चाहते थे, पर सोंग झाओ ने बहुत पहले ही उनके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए थे। सोंग फैमिली के घर से निकलने के बाद सोंग झाओ ने जीना शुरू किया। काफी समय तक आरामदेह दिन और एक मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर वापस आई। हालांकि उसके ड्रीम कभी कभी फिर भी आते रहे, लेकिन बार बार बाइट खाने के बाद सोंग झाओ धीरे धीरे हार मान गया। न सिर्फ उसने रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि असल में वो उन लोगों की पसंद के हिसाब से चलने लगा। ऐसा करने का फायदा ये था कि सोंग झाओ को उन लोगों से और भी बेनिफिट्स मिलने लगे। एक तरफ सोंग झाओ सीईओ फेंग जैसी बूढ़ी औरतों से निपटता था, दूसरी तरफ और बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेशन भी एकदम स्मूथली चल रहा था।
शाओ, नाई और दूसरों को लगा था कि सोंग झाओ फ्यूचर में काम के दौरान कुछ नखरे दिखाएगा। तो पर सीओ फेंग की वार्निंग के बाद सोंग झाओ काफी सुधर गया और ओबीडियंट बन गया। तो कम से कम और ऊपर से तो वो अब बे कॉर्पोरेशन के लोगों को परेशान नहीं करता था। लेकिन जब भी वो मुझे चमकते हुए देखता, सोंग झाओ के दिल का अंधेरा बाहर आने के लिए तड़पने लगता। उसका मुझे अपने साथ उसी अंधेरे में घसीटने का ख्याल और भी स्ट्रांग होता गया। जैसे ही सोंग झाओ को मेरे स्टेटस का ख्याल आता, वो अपनी अक्ल ठिकाने पर ले आता और मेरे पीछे खड़ी बाई लुयान की पावर, चाहे सोंग झाओ माने या न माने, उसे एक्सेप्ट करनी ही पड़ती। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। नया प्रोजेक्ट सोंग झाओ की कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये पहला प्रोजेक्ट था जिसे मैं लीड कर रहा था, इसलिए मैंने इसे परफेक्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर परफेक्शन के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गया कि मेरे पास बाई लुयान के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। इस बात से बाई लुयान थोड़ी उदास तो थी, पर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब भी वो मुझे इतना एम्बिशियस देखती, वो अपनी बात जुबान पर लाते लाते रुक जाती। ऐसा नहीं था कि मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा, अच्छे बच्चे बनो, तो बस ये बिजी टाइम निकल जाने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं तुम्हारे साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करूंगा, ओके। जैसे ही मैंने क्यूटनेस दिखाई, बाई लुयान मना ही नहीं कर पाई। तो तुमने प्रॉमिस किया है हम्मम? प्रॉमिस, कसम से। बस एक बार ये काम का प्रेशर खत्म हो जाए, फिर मैं फ्री हूँ। तेरे साथ जरूर क्वालिटी टाइम बिताऊंगा। तो उसके बाद मैंने बाई लुयान को एक किस दे दिया। बाई लुयान पाँव की उंगलियों पर खड़े होकर मेरे होंठों को भी चूम ली। MHM नया प्रोडक्ट लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी धूमधाम से चल रहा था। सोंग झाओ और मैं वेन्यू इंस्पेक्ट करने गए। अचानक सोंग झाओ का चेहरा बदल गया और उसने पेट को पकड़ लिया। मैंने सोंग झाओ के फीके चेहरे को देखा और भौहें चढ़ा ली। मैं एक मिनरल वाटर की बोतल लेकर सोंग झाओ की ओर चला। थोड़ा पानी पी ले। सोंग झाओ ने आवाज सुनी और जब उसने ऊपर देख के कहा कि वो मैं हूँ, तो उसका एक्सप्रेशन और भी बदसूरत हो गया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद भी सोंग झाओ ने वही बोतल पानी ले ली। थैंक्स, अगर तुझे ठीक नहीं लग रहा तो हॉस्पिटल में चेकअप करवा ले। मैंने ऐसा कहा, सुनते ही सोंग झाओ लंबे टाइम तक चुप रह गया। तो उसने मेरी ओर देखा और वह ठीक है, वेन्यू का चेक अगली बार करेंगे। तो मैं पहले निकल रहा हूँ। सोंग झाओ जब दूर चला गया, मैं कुछ नहीं बोला। कई टेस्टों के बाद सोंग झाओ डॉक्टर के ऑफिस में बैठ गया। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, थोड़ी दवाई ले ले, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। टेस्ट रिजल्ट लेके सोंग झाओ डॉक्टर के ऑफिस से निकल गया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और था। तो जब सोंग झाओ हॉस्पिटल से निकला, तो उसने हॉस्पिटल के पास खड़े एक जान पहचान वाले को नहीं देखा कि सोंग याओ ने देखा कि सोंग शाओ निकलने वाला है और तुरंत एक टैक्सी को हाँक दिया। उसने ड्राइवर को कहा कि सोंग शाओ की कार का पीछा करे। गाड़ी में सोंग याओ ने अपना फोन निकाला और कॉल किया, हेलो। मैंने सोंग झाओ को देखा, अभी मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या बोला गया वो अभी तक पता नहीं है। तो पर सोंग याओ ने सिर हिलाया, पता है। आज मुझे पता लगाना है कि ये बैंडा कहाँ रहता है। डैड कर। सोंग याओ सोंग परिवार का सब छोटा बेटा था। छोटी उम्र से उसे पापा सोंग और दादी सोंग की पूरी लाड़ प्यार मिला। पीता और पहनता सिर्फ बेस्ट चीजें, इसलिए बचपन से ही सोंग याओ को एरोगेंट और बॉसी होना अजीब नहीं लगा और पढ़ाई में उसका कोई टैलेंट ही नहीं था। कि बाद में समझते हुए कि परिवार में ये मनी मेकर सोंग शाओ है, वो कुछ भी न करके बढ़िया लाइफ जी सकता था, इसलिए उसने पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया। जब से सोंग शाओ ने सीओ फेंग की गोल्डन थाई पर चढ़ गया, सोंग याओ की लाइफस्टाइल नई लेवल पर पहुंच गई। लोग कहते हैं कि किफायती से एक्स्ट्रावेगेंट बनना आसान है, पर एक्स्ट्रावेगेंट से किफायती वापस जाना मुश्किल। सोंग याओ पैसे खर्च करने में लाडला था। जब सोंग शाओ ने चुपके से सोंग घर से बाहर निकल गया और घर को पैसे भेजना बंद कर दिया, तो उसके पास बिल्कुल भी खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा। इसलिए जब उसने अस्पताल में सोंग शाओ को देखा, सोंग याओ बहुत एक्साइटेड हो गया। सोंग याओ की आंखों में जब तक वो सोंग झाओ को ढूंढ लेता, मतलब फिर से पानी की तरह पैसा सर्च करते हुए लाइफ जी सकता है। सबसे ज्यादा तो सोंग परिवार में सोंग याओ ही सोंग झाओ को ढूंढना चाहता था। दोनों कारें एक के बाद एक बढ़िया माहौल वाले रेजिडेंशियल एरिया में घुस गईं, तो उसने देखा कि एलिवेटर छठी मंजिल पर रुक गया। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में हर फ्लोर पर सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं। सोंग याओ ने मंजिल पता चलने के बाद फिर से फोन निकाला और फादर सोंग को कॉल किया। उन्हें सोंग झाओ का नया एड्रेस बताया। तो थोड़ी ही देर में फादर और मदर सोंग धूमधाम से पहुंच गए। तो तीनों सीधे छठी मंजिल पर गए और दोनों दरवाजों पर खटखटाया। दूसरा दरवाजा एक बड़े आदमी ने खोल दिया। अजनबियों को अपने दरवाजे पर खटखटाते देख वह थोड़ा गुस्से में आ गया। बात है, सोंग याओ काफी स्मूथ टॉकर था, तो उसने जल्दी ही सब कुछ स्मूथ कर दिया। इसी बीच फादर और मदर सोंग ने सोंग झाओ के दरवाजे पर खटखटाया। तो जब सोंग झाओ घर आया तो तुरंत लिविंग रूम के सोफा बैठ गया और दिमाग में धुंध छा गई। खटखटाने की आवाज सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ऐसा लगा कि कोई भी उसके नए एड्रेस को नहीं जानता। सोंग झाओ सावधानी से दरवाजे की ओर गया। पीहोल से उसने बाहर खड़े 2 लोगों को देखा और जब फादर और मदर सोंग दिखे तो सोंग झाओ का शरीर रिफ्लेक्सली कांप उठा। तो उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसका नया एड्रेस कैसे पता किया।
पर अब इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी बाहर के 3 लोगों को कैसे हटाया जाए। एक पल सोचा समझा के बाद सोंग झाओ ने बिल्डिंग मैनेजमेंट को कॉल किया। जल्द ही मैनेजमेंट ने कई सिक्योरिटी गार्ड्स को ऊपर भेजा और जबरदस्ती सोंग फैमिली के तीनों को हटाया। जब फादर सोंग और सोंग याओ को खींचा जा रहा था, उन्होंने सोंग झाओ के दरवाजे की ओर इशारा किया और लाउडली कुसिंग शुरू कर दी, हर गंदा शब्द निकालते हुए। मैनेजमेंट ने उन्हें सफलतापूर्वक ले जाते देख सोंग झाओ लिविंग रूम में वापस आया और बैठ गया। उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। सोंग झाओ ने अपना फोन निकाला और सीओ फेंग को कॉल किया कि कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गया। सोंग झाओ ने धीरे धीरे अपनी रिक्वेस्ट रखी। उसने सीओ फेंग के पति के बारे में सुना था। सोंग झाओ, तुम तो पूरी तरह रुथलेस हो। सीओ फेंग की आवाज दूसरी तरफ से आई, थोड़ी एंग्री और पैनिक लग रही थी। हल्के हल्के जमीन पर कुछ स्वीप होते हुए की आवाज भी सुनाई दी, पर सोंग झाओ अब पहले जितना डरा नहीं था। अब उसने समझ लिया कि उसने पकड़ बना ली है। सीओ की एक छोटी वीकनेस, और जब तक ये वीकनेस मौजूद रहेगी, सोंग शाओ के पास अभी भी उसके साथ बार्गेन करने का चांस रहेगा। सीओ फेंग, मैं अब तक तुम्हारे साथ काफी टाइम से हूँ। हमारे रिलेशनशिप को देखते हुए तुम मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करोगी। पुराने सोंग शाओ ने मुझसे बहुत रेजेंट किया, पर मैं कहूँ तो एक लाइन ने उसे लाइट देखवाई। सोंग शाओ अपनी मौजूदा लाइफ जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए इस मामले को यूज करके सीईओ फेंग को थ्रेट किया कि पैसे दे। तो वो ये पैसा कर शहर छोड़ना चाहता था, ऐसी जगह ढूंढना जहां कोई उसे ना जाने और फिर से स्टार्ट करे। लाइन की दूसरी तरफ लंबे टाइम तक साइलेंट रही। फिर से सीईओ फेंग की आवाज आई, ठीक है, मैं तेरी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ, पर मैं सिर्फ 5 मिलियन ही दे सकती हूँ। इससे ज्यादा तो इम्पॉसिबल है। सोंग झाओ ने सोचा कि 5 मिलियन की पूरी लाइफ ऐश करने के लिए काफी है। तो उसे पता था कि इस मोमेंट पे अगर उसने ज्यादा लालच किया तो वो फेंग को फालतू में ऑफेंड कर देगा। आपसे बिजनेस करके अच्छा लगा। फोन काटते ही सोंग झाओ की सारी पुरानी टेंशन गायब हो गई। उसने एक रिलैक्सिंग शावर लिया और सोने चला गया। अगले दिन जैसे ही वो अपनी सोसाइटी गेट से बाहर निकला, सोंग याओ ने उसका मुंह दबाया और उसे एक छिपी हुई जगह पर खड़ी कार में घसीट लिया। तो उसे पकड़ते ही सोंग याओ ने ड्राइवर को सोंग झाओ को सीधा सा सोंग फैमिली के घर ले जाने के लिए कहा। उस वक्त सोंग के मम्मी और पापा दोनों घर पर ही थे। सोंग झाओ ने वो घर देखा जहां वो काफी टाइम से वापस नहीं आया था। डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, तो उसने भागने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, पर सोंग याओ ने दरवाजा कसके लॉक कर दिया था। फिर उसने और सोंग की मम्मी ने मिलकर सोंग झाओ को बांध दिया। तो सोंग के डैड ने अपनी लेदर बेल्ट निकाली और एक खूंखार एक्सप्रेशन के साथ सोंग झाओ की तरफ बढ़े। साले छोकरे, तेरे पंख कुछ ज्यादा ही निकल आए है ना। घर न आने की हिम्मत तो देखो, और ऊपर से फैमिली को पैसे देने से भी मना कर रहा है। आ देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। अपने डैड का ये हाल देखकर सोंग झाओ की आधी जान तो वैसे ही निकल गई। उसने अपने दिल के डर को दबाने की कोशिश की। तुम सबको बस पैसा चाहिए ना, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पर सोंग झाओ की बात सुनकर भी सोंग फैमिली के उन तीनों में से कोई टस से मस नहीं हुआ, ये देखकर कि वो लोग उसे सबक सिखाने पर तुले हुए हैं। सोंग झाओ सच में पैनिक करने लगा। उसका शाइनिंग फ्यूचर बिल्कुल उसके सामने था, तो वो फिर से मड़ में खींचा जाना नहीं चाहता था। पापा, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मनी दूंगा। जैसे ही तुम मुझे छोड़ोगे, तुम्हें जितनी भी मनी चाहिए वैसी मिल जाएगी। फादर सोंग और बाकी लोग तुरंत समझ गए। सुनते ही 3 सोंग परिवार के मेंबर्स की आंखें चमक उठी। सोंग झाओ को देखना जैसे मोटे भेड़ को देखना हो। सच में हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं। सोंग झाओ थोड़ा गिल्ट फील हुआ, पर चेहरा नहीं दिखाया। उसने सिर हिलाया, बस जितना भी चाहिए, बस मुझे छोड़ दो। फादर सोंग और सोंग याओ एक दूसरे को देखे। सोंग याओ ने अपने भाई को देखा। वो अचानक मुस्कुराने लगा। हम ज्यादा नहीं चाहते, पहले 50 दे दो। नहीं, पॉकेट मनी के लिए 1 मिलियन चाहिए। सोंग झाओ हैरान रह गया। सोंग याओ को देखकर शॉक में उसके दांत कसकर बंद हो गए। बिना कुछ कहे सोंग याओ की पहले की स्मग एक्सप्रेशन तुरंत गिर गई। तुम देना नहीं चाहते तो मेरे पास इतना मनी नहीं है, तो फिर तुम्हें 500,000 चाहिए। सोंग झाओ 3 सोंग परिवार वालों की नजरें झेलते हुए सिर हिलाया। सोंग याओ का एक्सप्रेशन एंग्री हो गया। फिर 300,000, 200,000, 100 सोंग झाओ, मत बताओ तुम उस बूढ़ी औरत के साथ हो और तुम्हारे पास एक भी 100 जीरो नहीं है। सोंग झाओ का चेहरा ऐसा लगा जैसे कई बार जोर से थप्पड़ खा गया हो। अगर वो कर पाता तो अपनी ये लाइफ बिल्कुल नहीं चाहता था। सोंग झाओ अभी भी चुप रहा। सोंग याओ की तो बात ही छोड़ो, पिता और माँ टोंग के चेहरे पर भी एक्सप्रेशन थोड़ा बदसूरत हो गया। फर्स्ट यार, मैं यकीन नहीं कर रहा कि मैं तेरी बुलशिट में फंस गया। तू ही था जिसने कहा था कि तू कोई भी रकम दे देगा, तो और अंत में तेरे पास तो 100 भी नहीं है। तो फिर तू किस चीज की शान मार रहा था? पिता सोंग ने जोरदार एक्सप्रेशन के साथ जमीन पर थूक दिया। माँ टोंग के चेहरे पर भी घिन और नाराजगी भर गई थी। वो पहले सोचते थे कि सोंग झाओ सच में उन्हें इतना पैसा ला देगा। सोंग झाओ ने नीचे की होंठ को जोर से काट लिया। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार कहा, पापा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? तो तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? मैं धरती पर क्या गलत कर बैठा? सोंग झाओ की बातें सुनकर, जो लगभग इनकजरी जैसी थीं, पिता सोंग ने ठंडे ढंग से नाक से फूंक मार ली। को तुम अभी भी हिम्मत करते हो खुद को अपने छोटे भाई से तुलना करने की? क्या तुम काबिल हो? माँ सोंग ने भी इस वक्त बोल पड़ी।
बिल्कुल सही। अगर मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे छोटे भाई पर भरोसा नहीं करेंगे, क्या हम तुम्हारे जैसे कृतन पर भरोसा कर सकते हैं? बोलते ही माँ सॉन्ग को लगा कि बात अभी भी कम है, तो उसने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराकर पिता सॉन्ग से कहा, कहेस बैंड, इस शरारती सॉन्ग झाओ को देखो, तो वो अब घर से भागने की हिम्मत करता है। कौन जानता है आगे भविष्य में क्या हैल होगा। तू परिवार का हेड है, तुझे सही लेसन देना पड़ेगा। सॉन्ग झाओ की आंखें बड़ी हो गईं, जबकि वो अपनी माँ से बहुत समय से निराश था। लेकिन जब उसने सुना कि माँ सॉन्ग आगे बढ़कर पापा सॉन्ग को मारने की सलाह दे रही है, तो सॉन्ग झाओ के दिल में एक तीखा दर्द उभर आया और पापा पहले ही उसे लेसन देने की सोच रहे थे। माँ सॉन्ग की उकसाहट से उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने हाथ में बेल्ट घुमाया और बंदे सॉन्ग झाओ की ओर तेजी से बढ़ा। फिर अगले सेकंड में पापा सॉन्ग का बेल्ट स्विंग करने की आवाज घर के अंदर से आई। साथ ही सॉन्ग झाओ की खून ठंडे चिल्लाहट भी। वो आवाज पूरे 10 मिनट तक चलती रही। आखिरकार पापा सॉन्ग ने गुस्सा निकालते हुए बेल्ट को फेंक दिया। वह किनारे बैठ गया, भारी भारी सांसें लेता हुआ। जमीन पर सॉन्ग झाओ दर्द में घुंघराले ढंग से कूचा हुआ था। उसने दर्द की कोई आवाज भी नहीं निकाली, पर साफ था कि सॉन्ग झाओ अभी भी होश में था। एक सॉन्ग झाओ रात के बीच में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकनी में ताजी हवा लेने गया। जैसे ही वह पापा और माँ टोंग के कमरे के पास से गुजरा, उसने उनकी बातचीत सुन ली। तो दोनों बेइज्जती से सॉन्ग झाओ को दूर के पहाड़ी इलाके में लिव इन सोन इन लॉ बनाकर बेचने की बात कर रहे थे, बदले में भारी दहेज लेके जो वे फेंक देंगे। और दरवाजे के बाहर सॉन्ग झाओ खड़ा था, पूरा शरीर ठंडा ठंडा, तो उसके अंदर की उदासी इतनी घनी थी कि जैसे छू ही ली जा सके। एक हफ्ते बाद पड़ोसियों को सॉन्ग घर से कुछ बदबू आने लगी। एक गंदी सड़ी हुई गंध थी जो सच में बर्दाश्त से बाहर थी। पड़ोसियों ने सहन नहीं किया, इसलिए उन्होंने सॉन्ग परिवार को ढूंढकर एक बात करनी तय की। जैसे ही उसने दरवाजे पर ठोकर मारते ही जो दरवाजा बंद दिख रहा था वो खुल गया। पड़ोसी ने संदेह से खुला हुआ दरवाजा देखा और जिज्ञासा से उसे धकेल दिया। घर के अंदर की हालत देखकर उसने चिल्लाहट मार दी और बेहोश हो गया। और जो लोग चिल्लाहट सुन रहे थे वो भी दंग रह गए और पड़ोसी भी तुरंत वहां दौड़ के पहुंच गए। मसलदार आदमी ने बस एक ही बार अंदर झांका। सॉन्ग फैमिली का घर देखकर उसके जैसे बड़े आदमी भी एक पल में इतना डरा कि पैर थरथरा उठे। तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर 3 लोग बैठे हैं। असल में 3 सिरहीन लाशें। 3 लाशों के सिर साफ साफ उनके सामने वाले प्लेटों पर रखे हुए थे। तीनों चेहरों पर मौत से पहले की डरावनी अभिव्यक्ति अभी भी टिकी हुई थी। लगता था कि जिंदा रहने के दौरान उन्होंने कोई बहुत ही डरावना सीन देख लिया था। सिरहीन तीनों लाशें कुर्सियों पर अजीब अजीब पोज में बैठी थीं। ऐसी खौफनाक सीन देखकर पड़ोसी उल्टी जैसा महसूस करने लगे। कई लोग वहीं पर ही उल्टी कर बैठे। पुलिस ने जल्दी ही जांच के बाद सॉन्ग हाउस को टेप से घेर लिया। मृतकों में मिस्टर और मिसेज शामिल थे। सॉन्ग और सॉन्ग याओ थे और हत्यारा था लापता सॉन्ग जाओ, जिसने बर्बराना तरीके से सॉन्ग फैमिली के 3 सदस्य मार डाले। उसने सॉन्ग हाउस की सारी कीमती चीजें ले ली और फरार हो गया। सच सामने आ जाने के बाद हर तरह की गॉसिप फूट पड़ी और सॉन्ग फैमिली के पास रहने वाले पड़ोसी सबको पता था कि सॉन्ग जाओ की सॉन्ग हाउस में जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो जब उन्होंने सुना कि सॉन्ग जाओ ने अपने ही मम्मी पापा और छोटे भाई को मार डाला, तो वो एक पल के लिए चुप रह गए। क्या कहें समझ नहीं आया। क्या कहें सॉन्ग शाओ बहुत क्रूर था, या फिर कहें कि सॉन्ग फैमिली को उनका हिसाब मिला। पुलिस वालों की एक टीम सीईओ फेंग के ऑफिस में घुस गई और हैरान सीईओ फेंग को ले ली कि कोई अनाम रूप से तुम्हारी कंपनी को टैक्स इवेजन जैसे कई क्राइम्स के लिए रिपोर्ट कर दिया। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो। उसे ले जाओ। हैरान सीईओ फेंग को हथकड़ी लगाकर ले ली गई। उस सबकी नजर में उसका चेहरा बहुत बदसूरत दिख रहा था। पुलिस वाले उसे हंगामा में ले गए। मैंने भाई लुयान से हाल के इवेंट्स के बारे में सुना। मैं इतना शॉक हो गया कि लंबे टाइम तक चुप रह गया। मैं भी नहीं उम्मीद किया था कि वो नाजुक दिखने वाला सॉन्ग ऐसा कुछ करेगा। अबाई लुयान ने कहा, अभी तक पुलिस ने अभी भी सॉन्ग झाओ को नहीं ढूंढा, तो मुझे डर है कि हेल डेस्परेट होकर तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। तो इस दौरान तुम्हें हमेशा मेरे साइड पर रहना पड़ेगा। मैंने बाई लुयान को देखा, जिसने इसे बहुत अच्छी तरह छुपा रखा था। फिर भी मैं बाई लुयान के शब्दों में एंजाइटी महसूस कर रहा था। आखिरकार हम सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हैं। अगर सॉन्ग झाओ सच में हमें अपने साथ गिराना चाहता है तो हम वाकई में इससे बच नहीं सकते। लोग कहते हैं कि बड़े फुट वाले जूते वाले लोगों से नहीं डरते, फियर्स लोग डेस्परेट लोगों से डरते हैं। मैं नहीं जानता कि कितना सॉन्ग झाओ के मेरे लिए कितनी नफरत भरी है। ये देखकर मैं एकदम खामोश हो गया। लुबाई लुयान ने मुझे और भी जोर से गले लगा लिया। अच्छेन वह मुझे पता है, मैं कहीं बाहर फालतू नहीं घूमूंगा। टेंशन मत लो। बाई लुयान के साथ होने से पिछले कुछ दिन बड़े आराम से गुजर गए। तो जियांग वानू तक भी ये खबर पहुंच गई थी। तुम्हें पता था कि सॉन्ग झाओ अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए वो मन ही मन थोड़ी नर्वस थी। तो पुलिस के अलावा जियांग वानरू और बाई लोनो ने उसे ढूंढने के लिए अपने बंदे भेज दिए ताकि सॉन्ग झाओ को जल्दी ढूंढकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया जा सके। तभी मेरी सेफ्टी की पक्की गारंटी मिल पाएगी। पर चाहे वो पुलिस वाले हों या जियांग वानरू और बाई लुयान के लोग, कई दिनों की छानबीन के बाद भी सॉन्ग झाओ का कोई सुराग नहीं मिला। उसी वक्त बगल वाले शहर के एक पुराने रेंटल हाउस में सॉन्ग झाओ अपनी बनाई हुई इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए फोन पर न्यूज देख रहा था।
सोंग फैमिली को खत्म करने के बाद सोंग झाओ तुरंत वहां से फरार हो गया था। तो उसे पता था कि जैसे ही लाशें मिलेंगी पुलिस सबसे पहले उसी को ढूंढने आएगी। सोंग झाओ का मर्डर करने का तरीका कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं था, उल्टा उसने पीछे काफी सारे निशान और सबूत छोड़ दिए थे। इसलिए उसने फौरन शहर छोड़ने का फैसला किया। और सोंग फैमिली का सारा कीमती सामान समेटते वक्त उसे वो सेविंग्स भी मिल गई जो मम्मी पापा ने छिपा कर रखी थी, और वो 1 लाख भी जो सोंग याओ ने पहले लिए थे। उसके पास अब लगभग 3 लाख की सेविंग्स थी। हालांकि ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं था। सोंग शाओ के लिए थोड़े टाइम तक जीने और दूसरों की नजर में ना आने के लिए ये काफी था। सोंग झाओ ने भी अपने आप के साथ कुछ बहुत क्रूर किया। उसने चाकू से अपनी ही चेहरा काट लिया था। वही दाग की वजह से ही वो आसानी से सिलाई कर पाया। आगे वाले शहर में छोटा घर किराए पर ले ले, आमतौर पर जब तक जरूरत ना हो। आमतौर पर बाहर नहीं जाता क्योंकि कहीं उसकी लोकेशन पता न चल जाए, इस डर से। इसलिए जो लोग जानते थे कि उस किराए के रहने वाला सोंग झाओ है, वाकई में बहुत कम थे। सोंग झाओ ने अपने इंस्टेंट नूडल्स खाए और फोन पर कंटेंट स्क्रॉल करता रहा। उसको ऑनलाइन कोई काम की जानकारी नहीं मिली। सोंग झाओ ने अपना फोन नीचे रख दिया। उस दिन की घटनाएं उसके दिमाग में फिर से चलने लगी। सोंग झाओ के होंठ के कोने अनजाने में एक डरावनी स्माइल में मुड़ गए। पहले उसे पता चला कि सोंग याओ और पापा सोंग ने पैसा कहाँ छुपाया था। फिर लंच के टाइम उसने बड़ी मात्रा में स्लीपिंग पिल्स डाल दी। अब फिर भी सोंग झाओ आज तक याद रखता है कि उसने सबसे पहले माँ सोंग का सिर काट दिया था। उस वक्त माँ सोंग अभी भी होश में थी, बस हिल नहीं पा रही थी। सोंग झाओ की ताकत ज्यादा नहीं थी और ये उसके लिए ऐसा कुछ करने का पहला मौका था। भूलना तो तय था, इसलिए माँ सोंग को आखिरी सांस लेने से पहले बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ा। सोंग, जो उसके बगल में अभी भी होश में थे, और सोंग याओ दोनों पहले ही पागल हो चुके थे। वे चिल्ला नहीं पाए, फिर वे भी बेबस देख रहे थे जैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। और जब सोंग झाओ ने सोंग फैमिली के 3 मेंबर्स को टॉर्चर किया, उसके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं आया। वहीं तो उसे रिवेंज का मजा भी महसूस हुआ। तब पर जब वो मजा फीका पड़ गया, सोंग झाओ फिर भी डेथ से डरा रहा। वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताना नहीं चाहता था, इसलिए सोंग झाओ ने उस टाइम का इस्तेमाल किया। उसे जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकलना था। तुम सब ने मुझे जबरदस्ती किया, मैं भी तुम्हारा ही बच्चा हूँ यार, तो तुम लोग मुझे सही सही क्यों नहीं ट्रीट कर पाए? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो तुम सबको मरना पड़ा। तुम लोग मुझे थोड़ा और लव क्यों नहीं कर पाए? तो थोड़ा सा ही काफी होता। शांत कमरे में सोंग शाओ की उदास आवाज गूंज रही थी। लगता जैसे उसके अंदर कई पर्सनालिटीज चल रही हूँ। वो खुद से बड़बड़ाता रहा, अपनी ही थॉट्स में खोया हुआ। सोंग शाओ को पता नहीं था कि मकान मालिक की चुपके से लीड की हुई एक ग्रुप धीरे धीरे उसके रेंटल हाउस की ओर आ रही थी। सोंग शाओ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक दयालु नागरिक की अनोनिमस टिप की वजह से अगले शहर के एक रिमोट रेजिडेंशियल एरिया में पुलिस ने रेंटल हाउस में सोंग झाओ को कैप्चर कर लिया। पुलिस ने सोंग झाओ को पकड़ने के बाद सोंग झाओ को पता चल गया कि अब उसका टाइम खत्म हो गया। उसने अपनी सभी क्राइम्स का कबूल किया। इस मोमेंट पर केस आखिरकार सॉल्व हो गया और सोंग झाओ के आगे क्या इंतजार था? कानून की जस्ट और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। जब सुना कि सोंग झाओ को पुलिस ने एप्रीहेंड कर लिया तो जियांग और बेई फैमिली वाले सब ने एक साथ राहत की सांस ली। जहाँ तक मेरी बात है, जो शुरू से अंत तक प्रोटेक्टेड रहा, मैं सबको थोड़ा हेल्पलेस अंदाज में देख रहा था। अब सब लोग आखिरकार रिलैक्स हो सकते हैं, है ना? अम्मा ने मुझे एक नॉन थ्रेटिंग नजर दी। उसके हाथों ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। इतनी बड़ी बात है, तुम किड्स ने इसे हमसे इतने टाइम तक छुपा रखा। तो दोनों परिवारों के युवा एक दूसरे को देखते हुए सबने शर्म से अपनी निगाहें हटाई। वो सच में दोनों परिवारों के माता पिता और बड़ों से छुपा रहे थे कि सोंग शाओ मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी इसलिए था कि अगर उन्हें पता चल जाता तो बस और लोग फिक्र करने और डरे हुए हो जाते। पर फिक्र और डर की तुलना में दोनों परिवारों के पेरेंट्स को ज्यादा डर था कि अगर उन्हें पता नहीं चलता तो अचानक उन्हें मेरे नुकसान की खबर मिल जाए। खुशी की बात है, सोंग शाओ अब पकड़ा गया है। मेरे लिए खतरा अब खत्म हो गया है। माँ ने डरते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो वाकई डरावना था। मैं नहीं सोचता था कि सोंग झाओ इतना पागल हो जाएगा। ऐसा लगा जैसे वो सोंग झाओ के किए हुए काम के बारे में सोच रही थी। माँ का चेहरा और बिगड़ गया। जियांग और मैं ये देखकर माँ की बाहों को बाएं और दाएं से गले लगाया और सिर उसके कंधे पर रख दिया। माँ, वो सब खत्म हो गया। माँ ने अपने 2 समझदार बेटों को देखा और एक बड़ी सिसकी ली। अब पीछे मुड़कर देखूं तो अभी भी थोड़ा डरावना लगता है। उस दिन हम यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल में भी उनसे झगड़ा कर बैठे। माँ ने बाकी नहीं कहा, अगर सोंग झाओ तब भी अब जैसा पागल होता तो बहुत टेरिबल होता। सोंग झाओ को गिरफ्तार होने के बाद उसने पुलिस से कहा कि वो मेरे लिए एक मैसेज पहुंचा दे। वो फिर से एक बार मुझे देखना चाहता था। सिर्फ एक बार ही काफी था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि सोंग झाओ और मेरे बीच बात करने को कुछ भी नहीं बचा था। पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है। असल में मैं भी अंदाजा लगा सकता था सोंग झाओ मेरे से क्या कहना चाहता था। बस वही शब्द ही होते। मैं सुनने की भी झंझट नहीं लेता था और मैं बिल्कुल भी सोंग झाओ के टेढ़े मेढ़े वर्ल्ड व्यू को फिर से ठीक करने की कोशिश नहीं करना चाहता था। हालांकि सोंग झाओ दया के काबिल था। उसकी सोच बहुत एक्सट्रीम थी। वैसे भी सोंग परिवार के तीनों सदस्य पहले ही मर चुके थे। उसी के साथ सियो फेंग और उसके बुरे फ्रेंड्स भी थे।
वो सुना है कि उस दिन सीईओ फेंग को कंपनी से निकालने के बाद उसकी कंपनी जल्दी ही सील हो गई। फेंग परिवार ने भी पब्लिकली दिवालिया घोषित कर दिया। फिर कुछ सालों में सीईओ फेंग और उसके अच्छे फ्रेंड्स ने जो किया था वो एक के बाद एक उजागर होते गए, तो उनका इंतजार कर रहा है कानून की सजा। तो सीईओ फेंग की कंपनी गिरने की वजह से वेब और उनकी कंपनी के बीच का कोलैबोरेशन भी कैंसिल हो गया। पहले से प्लान किया गया प्रोडक्ट लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गया। बाद में सबको पता चला कि कहा जाता था नया प्रोडक्ट में बहुत गंभीर क्वालिटी इश्यू थे। अगर इसे लॉन्च किया जाता तो आगे की परेशानियां अंतहीन होती। बेस ग्रुप और सीईओ की कंपनी के बीच का कोलैबोरेशन इन मामलों से कुछ हद तक अफेक्टेड हो गया। पर बेस ग्रुप तो आखिरकार एक प्रेस्टिजियस कंपनी है। ये छोटा इम्पैक्ट तो नगण्य था। मैं क्यू चिए और काओ के ऑफिस में मैं क्यू और गन चाओ के सामने खड़ा था। क्यू चाओ के सामने कोलैबोरेशन डॉक्यूमेंट रखा था पहले की सीईओ फेंग की कंपनी के साथ। सीईओ फेंग अब गिर गई है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? मैं थोड़ा कंफ्यूज था पर फिर भी सच बताया। मैंने सुना तो फिर कोलैबोरेट करने से पहले क्या तुमने क्लाइंट की पूरी तरह से जांच नहीं की? क्या तुम्हें पता है कि इसने कंपनी पर किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है? मैंने भौहें चढ़ा ली। मेरी आंखों में थोड़ी अनिच्छा झलक रही थी। तो केक्यू और शाओ ने ये देखा और आराम से पीछे झुके। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ और तुम नहीं कन्विंस। मैं कुछ सेकंड के लिए क्यू और गन शाओ को घूरा, फिर अचानक हंस पड़ा। मैंने दोनों हाथ अपने सामने की डेस्क पर रखे। मैनेजर क्यू, क्या तुम कुछ भूल गए? क्या बात है? यह प्रपोजल तो तुम्हारे हाथों से मुझे मिला था, तो सीईओ फेंग जैसे बेकार क्लाइंट को खुद तुमने ही चुना। कुकिकुनेन झाओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े खराब हो गए, जैसे उसे अभी अभी ये बात याद आई हो। मैंने अपने हाथ बांधे और मजे लेते हुए उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और तुम मैनेजर हो। एक एम्प्लॉय के पास क्लाइंट्स चुनने का हक नहीं होता, पर तुम्हारे पास है। तो तुम्हारी जजमेंट ही खराब है। अब जब कुछ गड़बड़ हो गई है तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैनेजर कुई, आप थोड़ी अनरीजनेबल बातें कर रहे हैं। कुंझाओ झाओ का चेहरा देखते ही एकदम उतर गया। वो काफी देर तक मुझे देखता रहा, फिर दांत पीसते हुए मुझसे बोला, कुछ नहीं, तुम बाहर जा सकते हो। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं तुरंत मुड़ा और बिना किसी हेजिटेशन के ऑफिस से बाहर निकल गया। एक कलीग जो मेरे लिए वरीड था, उसने आकर सिचुएशन के बारे में पूछा और मुझे लगा कि इस मैटर में जैसा कुछ नहीं है, तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया। सब लोग एकदम दंग रह गए। वो सब क्यूक्यू और गान झाओ के ऑफिस के दरवाजे की तरफ ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हो। एक इस आईक्यू के साथ क्या ये सच में किसी बड़े स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और इसने तो विदेश में पढ़ाई भी की है। कलीग 2, मैंने सुना है कि ये मैनेजर कोई हमारी सीईओ बाई के सेम मेजर में जूनियर भी रह चुका है। तौबा। कलीग 3, स्कूल में ये पक्का हमारी सीईओ बाई पर सीक्रेट क्रश रखने में ही बिजी रहा होगा, तभी इसने ढंग से पढ़ाई नहीं की है ना। तो कलीग 4, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? अब साफ पता चल रहा है कि इस मैनेजर ने ये सब जानबूझकर किया है। पक्का हमारी बाई इसे भाव नहीं देती, इसीलिए ये हमारे छोटे चेन को बुली करने की इतनी कोशिश कर रहा है। जैसे ही इस कॉलिग ने बोलना शुरू किया, उसे इमीडिएटली उन बाकी कॉलिग्स की सहमति मिल गई जिनको वो पहले कभी पसंद नहीं करते थे। जो मैनेजर पैराशूट की तरह लाया गया था। लोग कहते थे कि वो एक एलिट टैलेंट है जो प्रेस्टिजियस से विदेश में पढ़ाई करके वापस आया है, पर सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने उसे कुछ भी अचीव करते नहीं देखा। ऊपर से क्वान जियानसियाओ हमेशा हाई एंड माइटी एटीट्यूड रखता था, जिससे ऑफिस में कई लोग बहुत अनहैप्पी हो जाते थे। मेरा मूड काफी स्टेबल रहा, तो मैं अनहैप्पी नहीं था क्योंकि क्यू और जियानसियाओ ट्रबल कर रहे थे। आखिरकार वो अभी भी हमारा मैनेजर है, बस थोड़ा कम बोलो। तो सब अपने डेस्क पर वापस गए और सीरियसली काम करना शुरू किया। वो जो बात उन्होंने नहीं देखी वो ये थी कि कुआंग और चाओ पूरे टाइम ऑफिस के दरवाजे के पीछे खड़े थे। वो असल में ब्रेक रूम में पानी का ग्लास लेने गया था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलते ही उनकी कंडेमनेशन सुन ली। क्योंकि और चाओ की उंगलियां जो डोरनॉब पकड़े हुए थी थोड़ा टाइट हो गई, तो उसकी फिंगर टिप्स वाइट होने लगी। कंपनी में रिलेशनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, खासकर सीनियर्स और जूनियर्स के बीच उनका रिलेशनशिप भी गुड होना चाहिए। तो पर यह बिल्कुल क्लियर था कि कुआंग और चाओ का ऑफिस में रिलेशनशिप गुड नहीं था। विपरीत रूप से मेरा ऑफिस में रिलेशनशिप बहुत गुड था और गैन चाओ को लगा कि वो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे स्टेटस को फेस दे रहे थे। अगर वो स्टेटस लेयर नहीं होती तो मेरे रिलेशनशिप्स जरूर इतना गुड नहीं होते। क्यू युआन, चाओ ने सोचा। उसे लगा कि उसे भी अपने कुछ कॉन्फिडेंस को कल्टीवेट करना पड़ेगा। ऑफिस में इस टाइम के दौरान माहौल थोड़ा अजीब हो गया और खास तौर पर कुआंग गैनचाओ बहुत अजीब हो गया। पहले जो घमंडी क्यू यू और चाय इन चाओ थे, वो अचानक रातों रात एकदम अलग व्यक्ति लगने लगे। वो ऑफिस में सबके प्रति बहुत ज्यादा उत्साही हो गया। जब सबने पहली बार क्यू और गैनचाओ को ऐसे देखा तो पूरी तरह से शंका में पड़ गए। जब उन्होंने उसकी उत्सुकता देखी तो वो शंका डर में बदल गई, क्योंकि क्यू इन ऑन चाओ की हालत वाकई बहुत अजीब थी। ऑफिस में सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए क्यू यूशान को लगा कि इस दौरान उसने अपनी पोज बहुत नीचे कर दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग उसे देखना और भी अजीब हो गया,
खासकर जब वो खुद एक्टिवली उनसे बात करने गया। ऐसा लगा जैसे उनके चेहरों पर 4 शब्द लिखे हों, एक खालीपन जो प्लेग जैसा हो। मैंने सब कुछ देख लिया। मैं सिर्फ क्यूयू और गैन शियाओशाओ के प्रति मेरे कॉलीग की एटीट्यूड के बारे में ही नहीं, बल्कि क्यूमिंग झेनकियाओ के बदलाव के बारे में भी क्यूरियस था। काम खत्म होने से पहले कुनुगन शियाओशाओ एक कदम आगे निकलकर अपने ऑफिस से बाहर आया। उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और फोकस खुद पर ही रख दिया। सबको कल रात मैं सबको एक डिनर ट्रीट करना चाहता। जैसे ही क्यूयू और गैन शियाओशाओ ने बात खत्म की, ऑफिस में सब एक दूसरे को देखे। एक महिला कॉलिंग ने ध्यान से पूछा मैनेजर को, क्या ये अटेंड करना फर्स्ट है? क्यू जियान क्यू की एक्सप्रेशन नहीं बदली, बल्कि उसने हल्की सी स्माइल भी दे दी। तो कल मेरा बर्थडे है, मैंने पहले ही होटल बुक कर ली है, आप सब इसे स्किप नहीं करेंगे है ना? डायरेक्ट सुपरवाइजर ट्रीट कर रहा है, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज फेस कैसे नहीं दे सकते? एक एक करके उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली चलेंगे, क्योंकि अक्न गेंसाओ ने सेक्शन के साथ स्माइल किया। उसने मेरी तरफ देखा, जो तू गोइंग होगा, और मैंने उसको देखा और हाँ में सिर हिलाया। वो चल देगा। कुकुन जियान क्यू को एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला। वो मुड़कर अपने ऑफिस वापस चला गया। वापसी रास्ते में मैंने बाई लुयान को बताया कि कल क्यू चेंग जेनचो का बर्थडे है, तो बाई लुयान को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने से एक सॉफ्ट क्यों कहा। उसे ऐसे देखते ही मैं फिर बोल पड़ा। उसने कहा कि हम फैमिली ले आ सकते हैं। बाई लुयान ने मुझकी ओर अब देखा। उसने मेरी आंखों में स्लिसनेस देखी। उसने लैपटॉप को अपनी गोद पर रख दिया और मेरे बाहों में झुक गई। तो तू चाहती है कि मैं तेरे साथ जाऊं? मेरा एक हाथ धीरे धीरे बाई लुयान के ड्रेस के हेम को स्ट्रोक करता रहा। उसने जानबूझकर आखिरी बार मुझसे पूछा कि क्या मैं जा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल क्लियर था। यह सुनते ही बाई लुयान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने धीरे धीरे एक लाइन बोली, आचेन, अगर तू नहीं जाना चाहता तो जरूरत नहीं है, सब लोग जा रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो लग जाएगा कि मैं टीम प्लेयर नहीं हूँ। ये तो बस एक मील ही है, क्यों कोई बड़ी बात नहीं है। बाई लुयान ने मेरी तरफ देखा और आप भर ली, ये तुम्हारे साथ चल जाएगा। काम के बाद विभाग के सब लोग अपने तैयार किए हुए गिफ्ट्स लेकर क्वांग गाना और शाओ ने बुक किया हुआ होटल चले गए। कुकुन गान साओ को परिवार का यंग मास्टर है। उसने जो होटल बुक किया था वो भी सबसे लग्जरियस टाइप का था, एक स्टैंडर्ड होटल जैसा। विभाग के लोग शायद अपनी लाइफ टाइम में 1 या 2 बार भी इस तरह के होटल नहीं देख पाते, तो इस क्वी यूएन चो के कारण उन्हें एंजॉय करने वाला माना जा सकता है। लग्जरियस होटल का ट्रीटमेंट, प्राइवेट रूम बहुत बड़ा था। कई टेबल सेट किए हुए थे, क्योंकि आज वीकेंड था और जैन शॉ की बर्थडे थी। उन्हें स्पेशली ड्रेस अप किया था, क्रिस्प हाई एंड सूट, और उसने हेयर स्टाइल करवाई थी। वो वहाँ खड़ा था जैसे पूरा बॉडी ग्लो कर रहा हो। और सब लोग वेटर की गाइडेंस में अपनी सीट्स पर बैठ गए। वे प्राइवेट रूम की डेकोरेशंस को क्यूरियसली देख रहे थे। टी सीक, ये तो वही होटल होगा जहाँ रिच लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कितना लग्जरियस। हम जैसे नहीं हैं यार, हमारी बस स्टैंड नूडल्स में सॉसेज ही पहले से ही पीक लग्जरी है, और ये होटल इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेटेड है। फूड भी बुरा नहीं होगा ना? सही। इस डिश के लिए मैंने जानबूझकर एक मील स्किप कर दिया। देखो ना, तुम कितने प्रॉमिसिंग हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे होटल में बड़े पोर्शन नहीं मिलते? ये सिर्फ एटमॉस्फेयर के लिए है, तुम्हें फुल होना है। ATH, फिर लगता है इस खाने के बाद मैं बस घर जाकर एक बाउल इंस्टेंट नूडल्स खा सकता हूँ। वे सब एक ही डिपार्टमेंट के कॉलिग्स थे, इसलिए हर कोई लिबली चैट कर रहा था। अचानक दरवाजे पर उन्होंने देखा कि एक आदमी और एक औरत साथ में अंदर आ रहे हैं। वो बाई लुयान और मैं थे। जैसे ही हम आए, हम सबकी निगाहें खींच ली। जो कोई एंजियन चाओ, जो पहले अपने कॉलिग्स को एंटरटेन कर रहा था, बाई लुयान को देख कर तुरंत उनसे अलग हो गया और दरवाजे की ओर स्ट्राइड किया। आप यहाँ हैं? बाई लुयान का एटीट्यूड ठंडा था। मैंने एक छोटा खूबसूरती से रैप किया हुआ गिफ्ट बॉक्स सौंपा। हैप्पी बर्थडे। क्यू यूकियन चाओ की आंखें अभी भी बाई लुयान पर लगी थीं। जब उसने देखा कि वो उसकी तरफ नहीं देख रही, तो उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट भर गया। उसने फोर्स स्माइल दिया और अपना हाथ बढ़ाया। छोटा गिफ्ट बॉक्स लेकर मैंने उसे सौंप दिया। बैठो। कुन गेंसाओ ने खुद हमें हमारी सीटों तक ले गया, लेकिन वो सेल्स डिपार्टमेंट वाले सबके साथ एक ही टेबल पर नहीं था। मैंने अपने सामने की सीटों को देखा, वो सब अजनबी थे। फिर मैंने सेल्स डिपार्टमेंट की टेबल देखी, तो वहाँ 2 खाली सीटें थी। तो मैंने लुइन को वहाँ खींच लिया और गैन चाओ का एक्सप्रेशन बदल गया। वो तुरंत हमारे पीछे भागा। आपकी सीटें वहाँ हैं। मैंने बाई लुइन के लिए कुर्सी खींचने में मदद की और उसे बैठते देखा। उसकी आवाज सुनकर मैं कू, एंजान और शियाओ की ओर मुस्कुराया। कोई टेंशन नहीं, यहाँ बैठना हमारे लिए ठीक है। तो वो सब हमारे जाने पहचाने लोग हैं, तो कोई अजीब नहीं लगता था। फिर मैंने सिर घुमाकर टेबल पर मौजूद बाकी सहकर्मियों को देखा। तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी अगर मैं CEO बाई को सबके साथ टेबल पे बैठा दूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कैसे हिम्मत करेगा अपनी राय रखने की? हम कैसे राय दे सकते हैं? वह CEO बाई के साथ एक ही टेबल पर खाने का मौका अक्सर नहीं मिलता। क्या वे मना करेंगे? क्यों यानजू का एक्सप्रेशन थोड़ा खराब हो गया। उसने बाई लुओयान की ओर थोड़ी अकेलेपन के साथ देखा। जूनियर, यहाँ काफी बढ़िया है। वो 4 छोटे शब्दों ने उसकी एटीट्यूड दिखा दी। मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। फिर मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहा। ठीक है।
चलो मैंने दिखावा किया कि मैं नहीं देख रहा हूँ। कुयान झाओ का खराब एक्सप्रेशन, तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, डिपार्टमेंट हेड को बहुत व्यस्त है तो तुम्हें हमें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। टीयू सच में मैं लुओ यान के साथ एक प्रॉपर बातचीत करना चाहता था। आखिरकार ये तब हुआ जब उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। पहली बार वह लुओ यान के इतना क्लोज आया था। वो सेल्स डिपार्टमेंट के सभी लोगों को एक मील पर इनवाइट करना चाहता था। एक कारण था उसके डिपार्टमेंट में सहकर्मियों के साथ उसके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना। बेबयारण था लुओ यान को देखना। अब उसने उसे देख लिया, पर लुओ यान ने कुओ यानजो को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इससे कुओ यानजो बहुत अपसेट हो गया, पर उसके पास हंसी फोर्स करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूर से कुओ यानजो के सूट वाले फ्रेंड्स इस सिचुएशन पर ध्यान दे रहे थे कि कुओ यानजो का डिसअपॉइंटेड लुक देखते ही उन्होंने एक दूसरे को देख लिया। क्या वो मिस बै का फियांस है? वो काफी हैंडसम है ना, मतलब सिर्फ उसका फेस ही पॉसिबल है, बाकी सब में वो यानजो से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता। युवा आदमी ने अपनी लिप ऑफ रियलाइज करके तुरंत खुद को करेक्ट किया, पर उसके बगल वाला युवा आदमी ऐसा नहीं सोचता था। और सिर्फ हैंडसम ही नहीं, वो बहुत क्यूनी भी है, वरना वो कैसे मिस बै को यानजो से ऊपर खुद को चूज करने के लिए सेड्यूस कर सकता था। वे सुनते ही पहला युवा आदमी हल्का फ्रोवन कर गया। तो तुम सच में ऐसा नहीं कह सकते? यानजो ने शुरू से ही मिस बाई के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखी थी। क्या पता, क्या यानजो और मिस बाई स्वर्ग से बनी मैच हैं? वो लड़का हिचकिचा गया। आखिर में उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो लड़का फिर से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पूर्व यूजियांग किंग ने एक वाइन ग्लास उठाया और पास आया। क्यू युआन जो हिचकिचा रहा था, सोच रहा था कि बेधड़क रुकना चाहिए या निकलना, तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई और बाकी सब ने तुरंत ही सिर घुमा कर देखा। एक लड़का वाइन ग्लास हाथ में लेकर आया। वो काफी हैंडसम दिख रहा था, पर उसकी भौहों के बीच कुछ अजीब चमक रहा था। एक खास सिनिस्टर चालाकी थी जो उसकी लुक को बिगाड़ रही थी, और जो तरीका था उसका वाइन ग्लास लेकर आना, वो टॉस देने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ट्रबल बनाने जैसा लग रहा था। जब कुई यानजो ने देखा कि आगे आ रहा व्यक्ति एक्स यूजियांग किंग है, तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने हाथ बढ़ाया और एक्स यूजियांग किंग की बांह पकड़ ली। एक्स यूजियांग किंग, तुम यहाँ क्यों आए? चलो चलो वापस चलते हैं। जैसे ही उसने कहा, क्वी यानजो ने एक्स यूजियांग किंग को वापस उसी दिशा में धकेल दिया जहां से आया था, पर एक्स यूजियांग किंग ने बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं दिखाया। उसने क्वी यानजो का हाथ झटक दिया और मेरे सामने वाइन ग्लास लेकर खड़ा हो गया। दूसरा, जियांग मास्टर, मैं तुम्हारी बहुत देर से एडमायर कर रहा हूँ। जैसे ही वो बोल रहा था, एक्स यूजियन किंग ने अपने हाथ में वाइन ग्लास मेरे तरफ उठाया। मैंने शालीनता से मुस्कुरा दिया। सामने वाला आदमी मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए मैं रिस्पॉन्ड करने की कोई इरादा नहीं रखती थी। एक्स यूजियन किंग ने देखा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, तो वो बहुत नाखुश हो गया। श्री जियांग, मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं ले लोगे? वो जब सुना कि कोई मुझे ड्रिंक करवाना चाहता है, बाई लुयान ने हल्की भौं में सिकुड़ी। तो मैंने धीरे धीरे बाई लुयान के हाथ की पीठ थपथपाई ताकि इस भरोसा दिला सकूं। तो मैंने एक्स यूजियन किंग की ओर चमकदार मुस्कान दी। मैं लिकर होल्ड नहीं कर पाती। जूस कैसा रहेगा? एक्स यूजियान किंग के एक्सप्रेशन में थोड़ा अजीब सा बदलाव आया। लिकर होल्ड नहीं कर पाते? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और ड्रिंक कर लो, फिर ठीक हो जाओगे। तो हमारी हाई सोसाइटी में ड्रिंक करना नहीं आना कैसे हो सकता है? जैसे ही वो बोल रहा था, एक्स यूजियान किंग ने सीधे मेरे लिए एक पूरा वाइन ग्लास डाल दिया और फिर मुझे न पीने से रोकने के लिए उसने एक ही घूंट में वाइन ग्लास पी गया। जब उसने देखा कि मैं हिल नहीं रहा, एक्स यूजियान किंग फिर से बोला, श्री जियांग बेइज्जती नहीं करेंगे, है ना? मैंने उसकी ओर देखा। मेरा एक्सप्रेशन वैसा ही रहा, ऊपर फिर भी मेरे पास ड्रिंक करने की कोई इच्छा नहीं थी। इस बार एक्स यूजियन किंग के चेहरे की मुस्कान अब टिक नहीं पाई। श्री जियांग, आप यानजू के बर्थडे पर आए हैं तो ड्रिंक नहीं कर सकते नहीं, है ना? वह ये सिर्फ एक ड्रिंक की बात है। तू ना कंजूस नहीं होगा ना? तो उसकी टोन बहुत ही सार्कास्टिक थी। टेबल पर मौजूद सब लोग इसे सुन सकते थे। ऐसा लगा कि ये बंदा वाकई थोड़ा अनरीजनेबल था। और ड्रिंक ना करना हेवन के खिलाफ एक क्राइम है क्या? कि उसने पहले ही कहा था कि वो ड्रिंक नहीं कर सकता, फिर भी मुझे फोर्स कर रहे हो, तो वो वाकई बीमार है। यानजो ने भी उसके सहयोगी की आंखों में नापसंदगी देखी, इसलिए उसने तुरंत सुजियांग शिंग को पीछे खींच लिया। सॉरी, मेरा फ्रेंड शायद बहुत ज्यादा ड्रिंक कर गया होगा, प्लीज उसे मत टेंशन देना, अभी ही उसे ले जाया जाएगा। कुयांजियाओ बहुत स्पष्ट था। अगर मैं आज अकेले आया होता तो उसने आंखों में धोख देना चुना होता, लेकिन बाई लुयान मेरे बगल में ही बैठी थी और वह स्पष्ट रूप से थोड़ी नाखुश थी। अगर वह यू जियांगशिंग को बात करने देता तो बाई लुयान के ना सोचना गारंटी देना मुश्किल होता। इसू जियांगसिंग ये उसका सिग्नल मिलने पर कर रहा था, क्योंकि यानजिया माहौल को हल्का करना चाहता था। लेकिन अफसोस शू जियांगशिंग ऐसा कोई नहीं था जो रूम पढ़ सके, तो उसने फिर से कोई यानजू का हाथ झटक दिया, यह जोर देते हुए कि मैं वो गिलास पीऊं जो लगभग ओवरफ्लो हो रहा था। तो मैंने शू यूजियांग किंग को देखा जैसे मैं कोई क्लाउन देख रहा हूँ। मैंने अचानक एक हल्की हंसी निकाली और अपना सिर घुमाकर कुयांजू को देखा। मैंने मासूम दिखते हुए पूछा, डिपार्टमेंट हेड कूल, क्या बर्थडे पार्टी में ड्रिंक न करना इलीगल है? क्योंकि यानजू का एक्सप्रेशन बदल गया, वो बस बकवास कर रहा है। उसने जोर से एक्स यूजियांग किंग को सिग्नल किया।
पर ये बैंडा बिल्कुल बात समझ ही नहीं पाया। तो मैं कु यानजो के लिए चीजें मुश्किल बनाते देख उसने कु यानजो के सामने खड़ा हो गया कि तुम हमेशा यानजो को ही बुली करते हो क्या? तो तुम उसे बुली करते हो क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बहुत जेंटल है। मुझ पर एक बड़ी एक्यूज फेंकी गई। मैंने आंखें घुमा दी, चुप रह गया। तो मेरी अच्छी एक्सप्रेशन गायब हो गई। मैं अचानक खड़ा हो गया। लगता है डिपार्टमेंट हेड क्यों मुझे वेलकम नहीं कर रहा। छोड़ देना बेहतर रहेगा। जैसे ही मैं बोला मैं निकलने की तरफ मुड़ गया। मेरे बगल में खड़ी बै लुओ यान भी निकलने के लिए खड़ी हो गई। इस बार कुयान जो सच में पैनिक हो गया। वो बै लुओ यान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, पर जैसे ही उसका हाथ लुएन को छूने वाला था उसने उसे डॉज कर दिया। उसकी आंखों में दर्द की एक फ्लैश दिखी। ऐसा नहीं है, मैं वाकई तुम्हें वेलकम करता हूँ, प्लीज मत जाओ। ये बहुत मुश्किल था कि आखिरकार बै लुओ यान से मिलना। क्यों युआन जियाओ इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। शू जियानकिंग भी एकदम सन्न रह गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ ड्रिंकिंग अवॉइड करने के लिए मैं इतना रेजोल्यूट हो जाऊंगा। तो किसी ने नोटिस नहीं किया, पर शू जियानकिंग की आंखों में एक गोल्ड सी चमक बिजली की तरह कौंधी। तो तिगु युआन जियाओ मुझे बार बार रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मैं वहां से नहीं गया और इसी वजह से बाई लुयान भी नहीं गई। जब उसने देखा कि हम दोनों रुकने के लिए मान गए हैं, क्यों युआन जियाओ ने चैन की सांस ली। अपने दोस्त शू जियानकिंग को किसी और को गुस्से में भा देने से रोकने के लिए इस बार कुआ युआन जियाओ उसे सीधा खींचकर ले गया। एक शू जियानकिंग के शायद कुछ और ही प्लान्स थे, इसलिए वो बहुत डिसाइसिवली वहां से निकल गया। अभी जो कुछ हुआ वो एक छोटे इंटरव्यूट जैसा था और जल्दी ही बीत गया। तो जब सब लोग आ गए तो रेस्टोरेंट ने डिशेस सर्व करना शुरू कर दिया। सेल्स डिपार्टमेंट के सब लोग देख रहे थे कि कैसे एक से बढ़कर एक एक्सक्विजिट डिशेस टेबल पर रखी जा रही हैं। तो बाई लुयान के वहां होने की वजह से सब लोग थोड़े बहुत रिस्ट्रेंट थे। जब उन्होंने देखा कि बाई लुयान ने अपनी चॉपस्टिक्स उठा ली हैं, तब जाकर उनकी चॉपस्टिक्स उठाने की हिम्मत हुई। मानना पड़ेगा, इन डिशेस का फ्लेवर रेस्टोरेंट के डेकोर और प्राइस के एकदम लायक था। ये सच में बहुत डिलीशियस था। धीरे धीरे जो लोग बेई लुयान की वजह से पहले थोड़े झिझक रहे थे, वो भी अब थोड़ा लूजन अप हो गए। तो बाई लुयान को टेबल पर बैठे बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं थी। तो उनकी आंखों में तो बस मैं ही था जो उनके बगल में बैठा था। उन्हें खुद खाने की कोई फिक्र नहीं थी। वो सबसे पहले मेरे लिए खाना सर्व कर रही थी और टेबल के बाकी लड़के सहकर्मी सबको इम्प्रेस कर रहा हूँ। तो बिना रुके उनका सीईओ बाई सच में एक बेस्ट वुमन थी। किटी ये वो दूसरी मेज पे बैठा था, पर कभी कभी उसकी नजर मेरे टेबल की ओर झलकती। ऐसे उसे देखते हुए एक शू जियानकिंग ठंडे अंदाज में हंस पड़ा। तो तुम्हें अभी अभी मुझे रोकना नहीं चाहिए था। कुकू यानझो ने अपनी नजर हटाकर शू जियानकिंग की ओर देखी तो उसका थोड़ा सैड था। वो उसका बॉयफ्रेंड है, मैं क्या करूँ। शू जियानकिंग निराशा से देख रहा था, जैसे लोहे को डांट रहा हो कि वो स्टील नहीं बन रहा। तो वो सिर्फ बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों अभी तक शादीशुदा नहीं हो, तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है ना। तो उनके बगल में खड़ा एक जौवन लड़का ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, पर मिस बाई और जियांग चेन पहले ही एंगेज हैं। झू जियांगकिंग ने आंखें घुमा दी। शादी के बाद भी लोग तलाक ले सकते हैं, एंगेजमेंट क्या है। फिर शू जियांगकिंग ने सिर घुमाकर कु यानझो को देखा। मैं वो नहीं हूँ जो ये कहे, तो पर अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उसके लिए लड़ना चाहिए। जरूरत पड़ने पर तुम्हें फिर भी कुछ छोटा छोटा ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझे। ये बात सुनते ही कु यानझो की आंखों में एक चमक आ गई और अंत में उसने कुछ भी नहीं कहा। गुगु हुआई वही जवान लड़का था जिसने पहले मेरी लुक्स की तारीफ की थी। और जब उसने शू जियांगकिंग को कहा, सुन लिया कि जरूरत पड़ने पर छोटे ट्रिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो उसकी आंखें झपकी मार गईं। वो हिचकिचाया, बोलना चाहता था लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं कहा। गुगु हुआई ने गंभीरता से कुयो यानजू के एक्सप्रेशन को देखा कि उसने पाया कि वह असल में एक्स यू जियांगकिंग से थोड़ा प्रभावित था। जिन्हें नजर तेज है वो देख सकते हैं कि बाई लुयान मेरे लिए कितनी फिक्र करती है और कुयो यानजो के लिए उसकी फिक्र इतनी कम है। फिर भी कुयो यानजो और झू जियांगकिंग में थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। अदा जियाई का मुझसे पहला इंप्रेशन बहुत बढ़िया था। सच्ची बात तो ये है कि अगर वो अभी कुयो यानजो का दोस्त नहीं होता तो वो आकर मुझे जानना चाहता, पर उसकी मौजूदा स्थिति थोड़ी अजीब थी। अचानक मेरा दोस्त बनना न सिर्फ मेरे लिए अजीब होगा बल्कि कुयो यानजो भी नाराज हो जाएगा। अगु युआई अपने इस भाई की थोड़ी फिक्र करता है, बस वो चाहता है कि वो भटक न जाए और कुछ बुरा न करे। पूरा खा पीने के बाद वेटर ने एक बड़ी बर्थडे केक लाया जिसमें 5 लेयर थी। बीच में कुयनजो केक की ओर चला गया तो सबके सामने उसने आंखें बंद करके एक विश करने लगा। आशा है तुम जल्दी ही मेरे फीलिंग्स को समझोगे। आशा है तुम मेरे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके मेरे साथ रहोगे। आशा है तुम और मैं एक हैप्पी एंडिंग पाएंगे। 3 विश करने के बाद कुयनजो धीरे धीरे आंखें खोलता है। इक्सू जियांगचेंग और गुईहुई के साथ उसने मिलकर सामने की मोमबत्तियां बुझा दी। क्यूयानजो स्माइल किया, होठों के कोने ऊपर उठे। उसकी आंखें अनजाने में भीड़ में बाई लोयान की फिगर देख रही थी। उसने बाई लोयान को देखा और जैसे ही हम निकलने वाले थे मेरी पीठ भी सामने आ गई। 1 सेकंड रुको। बाई लोयान को निकलते देख क्यूयानजो अब और शांत नहीं रह सका। वह जल्दी जल्दी भीड़ में धकेलते हुए दरवाजे पर हमारे दोनों की तरफ रन करता गया। मैं सिर घुमा लेना चाहता था
पर बाई लोयान ने कंधे से पकड़ लिया। सभी शुभकामनाएं भेज दी गई थी, चलो लेट्स गो। ओके, मैं फिर से पीछे नहीं मुड़ा तो मैंने बाई लोयान के कंधे पर हाथ रखा और बाहर निकल गया। क्यूआन जो बेताब होकर हमारे पीछे दौड़ता रहा। लेदर शूज में वो तेज नहीं दौड़ सका, फिर भी बाइन और मैं एलिवेटर में कदम रखने से पहले ही पकड़ ले गया। एक सेकंड रुको, और बाई लोयान और मैं आखिरकार सिर घुमा दिया। मैं उस हाफते क्यूआनजो की ओर देखा जो हमारे पीछे आया था। मैं बाई लोयान की ओर देखा, मुझे थोड़ा टॉयलेट जाना है, क्या तुम मेरे लिए एक पल वेट करोगी? बाई लोयान ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं क्यूआनजो को एक झलक देखी, फिर मुड़कर हॉल के अंत में टॉयलेट की ओर चल पड़ा। तो मैं जाने के बाद बाई लोयान का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। उसने छाती के सामने हाथ क्रॉस कर लिए और क्यूआनजो को बेपरवाह नजरों से देखा। क्या चाहिए तुझे? बाई लोयान का एटीट्यूड देख के क्यूएनजो को लगा जैसे दिल में चाकू घुस रहा है। क्यूएनजो ने जबरदस्ती मुस्कुराया। पहले तू मेरे साथ ऐसा नहीं था। बाई लोयान की ठंडी नजर आखिरकार क्यूएनजो के चेहरे पर टिकी। लगता है पिछली बार मैंने खुद को पूरी तरह क्लियर कर दिया था। जूनियर, अब से मुझे सीओ बुला। बाई क्यूआनजो हिचकिचाया। वो लंबे समय तक चुप रहा। क्यूआनजो अचानक सिर उठाया। उन प्यार भरी आंखों में गहरा इश्क भर गया। सीनियर, असल में मैं तुझे कई सालों से पसंद करता हूँ। उस साल पहली बार देखकर मैं तुझसे पागल हो गया। तेरे साथ रहने के लिए मुझे हर बार अपने फीलिंग्स दबाने पड़े। तो तुझे पता है मैं इन सालों में कैसे टिका रहा हूँ। इसी वक्त क्यूआनजो ने फैसला किया कि अब बाई लोयान के लिए अपने इमोशन दबाएगा नहीं। वो सच में अब और सहन नहीं कर पाया। वो रोज बाई लोयान से रिजेक्ट होने का डर और अपने प्यार को दबाने का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इतना जलेला दिखते हुए भी सीवर की चूहा जैसा बनकर उसे और मुझे खुश देखते रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सीनियर, मैं तुझसे सच्ची दिल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जियांग चेन से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हूँ, तो मैं तुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तू नहीं एक बार पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखता। गुस्से में बोलते हुए ट्यूक कुजांगजो एक कदम आगे बढ़ा, बाई लोइन को गले लगाने की सोचते हुए, पर वो चतुराई से बच गई। कुजांगजो की आगे की धक्का थोड़ी ज्यादा बड़ी थी और बाई लोइन बचते ही वो गिर गया और जमीन पर बैठ गया। वो अनिच्छा से सिर उठाया। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत भर गई। बाई लोइन ने तो एक भी नजर नहीं दी। उसने पैर उठाया और हॉल के अंत में वाले रेस्टरूम की तरफ चल पड़ी। उसका अचान रेस्टरूम में बहुत देर से था। जैसे ही बाई लोइन रेस्टरूम का दरवाजा पहुंची, उसने अंदर से एक तेज मर्दाना आवाज सुनी। मैंने अभी तुम्हें ड्रिंक ऑफर किया और तुमने हिम्मत करके रिजेक्ट किया, तो फिर मैं खुद तुम्हारी थ्रोट में डाल दूंगा। तो तुम लोग मेरे लिए उसे कस के पकड़ लो। उसे आज ये वाइन का ग्लास पीना पड़ेगा। बे लोयुन ने भौं में सिकोड़ ली और एक तेज किक से रेस्टरूम का दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कई लोग मेरे दोनों हाथों को पकड़ रहे थे। शिव जियांग सिंह एक हाथ से मेरे गाल चिमटा रहा था। उसके दूसरे हाथ में एक पूरा ग्लास स्ट्रॉन्ग लिकर था। लगता था वो मुझे जबरदस्ती पीने पर मजबूर करना चाहता है। मुझे पकड़ रहे लोग बे लोयुन को देखकर सब डर के मारे छोड़ गए और एक साइड में छिप गए। शिव जियांग सिंह अभी तक होश में नहीं आया था। मैंने सीधे सामने वाले शिव जियांग सिंह को धकेल दिया और जल्दी से 2 कदम आगे कर बे लोयुन के सामने खड़ा हो गया। तो मैं अभी रेस्टरूम से बाहर आया था, तभी उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर मैंने शिव जियांग सिंह की ओर इशारा किया। ये बंदा मुझे ड्रिंक करवाने पर जिद कर रहा था। मैंने मना किया तो उसने अपने लोगों को मुझे रोकने के लिए भेज दिया। तो बाई लोयान ने हाथ बढ़ाया और मेरी हाथ को कस के पकड़ लिया। साथ ही रेस्टरूम में बाकी लोगों को ठंडे अंदाज से घूरती रही। जैसे ही उसकी नजर उन पर घुमा, वो लोग डर से कांपने लगे। पूर्व यू जियांचेंग भी वैसा ही था। उसके हाथ में जो वाइन ग्लास था वो खड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। बाई लोयान ने जल्दी से मेरा हाथ अपने कंधे पर रख दिया। फिर उसकी ठंडी आंखें फिर से सभी मौजूद लोगों पर घुमा गईं कि मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे परिवार बी और जियांग परिवारों की गुस्से को झेल सकें। ऐसा कहने के बाद बाई लोयान ने और कुछ नहीं कहा। वो मेरा सहारा बनते हुए तेजी से चल दी। कोकोयांजू के पास से गुजरते हुए बाई लोयान की आवाज बर्फ में ढाली गई ठंड जैसी थी। तो अपने कुत्ते को काबू में रख। अगर अगली बार हुआ तो मैं क्यू फैमिली को भी सजा भुगतने में कोई कत नहीं मानूंगा। बोलते ही क्यूयांजू के चेहरे की तुरंत फीकी पड़ने वाली हालत को नजरअंदाज करते हुए वो मेरा सहारा बनते हुए तेजी से चली गई। उन दोनों के निकलने के बाद रेस्टरूम में पछतावे की आवाज गूंजने लगी। फिर तुरंत कई जवान लड़कों की एक्स यू जियानकिंग की निंदा करने वाली आवाज आई। अब फिर एक्स यू जियानकिंग का न आने वाला जवाब आया। कोई नहीं देख पाया कि क्यूयांजो उसकी बेजीब आंखों के साथ रेस्टरूम के दरवाजे पर झुका हुआ था। बाई लोयान का क्यूयांजो के प्रति रवैया बस उदासीन और बेपरवाह था। अभी जो हुआ उसके बाद बाई लोयान का क्यूयांजो के प्रति रवैया घिनौना था। अब वो मुझसे हेट कर रही है, वो मुझसे हेट कर रही है। जैसे ही वो बोल रहा था, क्यूयांजो जमीन से लटके झटके उठ गया। वो धुंध में होटल से बाहर निकल गया। तो जब बाई लोयान ने मुझे होटल से बाहर निकाला, बाहर झड़प झड़प बारिश हो रही थी। ड्राइवर ने कार को सीधे होटल के एंट्री तक पहुंचा दिया। अब फिर वो बाहर आया हमारे लिए बयान का छाता पकड़ने। पहले मुझे बैक सीट में बैठा दो, फिर वो भी अंदर बैठ गई। ड्राइवर फिर ड्राइवर सीट पर गया, कार स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बाई लोयान खिड़की से बाहर घूरती रही, मुझसे कोई ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने सोचा बाई लोयान अभी जो हुआ उससे गुस्से में होगी, इसलिए धीरे धीरे उसके पास आया
हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तो बाई लोयान मेरी तरफ देखी लेकिन चुप रही। फिर भी वो मेरे उसे पकड़ने को एक मौन सहमति समझी। मैंने एक हाथ बढ़ाया और धीरे से बाई लुयान की उंगलियों को छेड़ा। तो तुम गुस्से में हो? बाई लुयान चुप रही। तो मैंने उसका ठुड्डी उठाया और धीरे धीरे उसके चेहरे के पास झुका। मैंने उसे होठों पर एक पेक मार दिया। अब गुस्सा मत करो, ठीक है? असल में अगर तुमने दरवाजा नहीं धकेला भी होता मैं इसे संभाल लेता। वो लोग मेरे लिए कोई टक्कर नहीं है। तो ये सुनकर बाई लोयान ने मुझे एक उदासीन लुक दिया। तो मैंने तब तुम्हारी परफॉर्मेंस को लिमिट कर दिया। नहीं, मैं बस कह रहा था तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए। वो लोग कम से कम ऐसा कर लेते। मैंने हर एक को जोरदार स्लैप मार दिया। अब बाई लोयान ने अंदर से जानबूझकर बेतुका दिखते हुए मेरी ओर देखा। बस कुछ लड़के ही थे, पर अगली बार क्या? आज मैं सच में डरा हुआ हूँ कि मैं तुम्हें टाइम पर बचा नहीं पाऊंगा। ये सुनकर मैं हाथ बढ़ाया और बाई लुयान को गले लगा लिया। तो मैं खुद को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा, भले ही कुछ अनपेक्षित हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर आओगे और मुझे बचाओगे। बाई लोयान ने मेरी ओर देखा। उसने सिर उठाया और बेताबी से मेरे होठों को चूम लिया। कुयान जो धुंधले दिमाग से होटल से बाहर निकला। एंट्री पर अब बाई लोयान और मेरी कोई निशानी नहीं बची थी। उसने कड़वी हंसी दी और ड्राइवर को घर ले जाने से मना कर दिया। पीछे मुड़े बिना वह भारी बारिश में कदम रख गया। ड्राइवर को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई कि जब उसने देखा कि कुयान जो सच में कार में नहीं जाना चाहता तो वह चुपचाप ड्राइव करता रहा और उसके पीछे चलता रहा। घर की ओर भागते पादचारियों से अलग कुयांजो ने डिजाइनर सूट पहना हुआ था और बस बेफिक्र सड़क पर भटक रहा था और एक प्राइवेट कार चुपचाप उसके पीछे चल रही थी जो बहुत अजीब लग रही थी। तो बारिश तेज होते देख देख ड्राइवर सोच रहा था कि आगे बढ़े या कुयांजो को जबरदस्ती कार में ले ले। तो जब उसने आगे चल रहे कुयांजो को अचानक रुकते देखा, वह मुड़कर पीछे कार को देखा। फिर वह कार की तरफ चला गया। फिर उसने कार का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गया। इस बात की परवाह नहीं की क्योंकि वो पूरी तरह भीग गया था। वो थक के अपनी आंखें बंद कर बैठा। हाँ छोटू। ड्राइवर ने जल्दी से को परिवार के घर की ओर गाड़ी चलाई। जैसे ही कार रुकी कुयांजो ने कार से बाहर निकल गया और वो बारिश में चलते हुए क्यू परिवार की विला में घुस गया। नौकरानी ने आवाज सुनी और दरवाजा खोलने आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने कुयांजो को दरवाजे पर बिखरा बिखरा खड़ा देखा। कुयांजो के शरीर से अभी भी पानी टपक रहा था। तो नौकरानी डर गई और तुरंत टॉवल लेने गई। पर जब वो वापस आई तो कुयांजो पहले ही अपने कमरे में चला गया था। नौकरानी तुरंत ही इस बात को पिता माँ को बताने गई। तो जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा बारिश में चलते फिरते बिखरा बिखरा घर आया तो पिता और माँ कोई दोनों डर गए। माँ कोई यांजू की हालत को लेकर फिक्र थी। तो वो बाथरूम के दरवाजे की ओर तेजी से गई और हैंडल घुमाने की कोशिश की। तो देखा कि दरवाजा लॉक नहीं था। तो चिल्लाते चिल्लाते दरवाजा खोल दिया। तो उसने देखा कि कोई यांजू जो अभी तक कपड़े नहीं उतारा था बाथटब में सीधे बैठा था। तो बाथटब कल अभी भी ठंडा पानी बहा रहा था। माँ कोई चौंक गई और जल्दी जल्दी नल बंद कर दिया। तो उसने कोई यांजू का हाथ पकड़ते ही बरसात में देर तक भीगने की वजह से फिक्र में झुंझलाहट दिखा दी। तो कोई यांजू अब पूरे शरीर में बर्फीला ठंडा था। दिल टूटे हुए माँ कोई ने अपने हाथों से उसे गर्म करने की कोशिश की। आखिर हुआ क्या है? मुझे डराओ मत। कोई यिंजो ने खाली नजरों से मम्मी की तरफ देखा। बड़बड़ाया, मम्मी वो अब मुझसे नफरत करती है। मैं क्या करूं? मम्मी कोई पहले तो समझ नहीं पाई, पर थोड़ा सोचने के बाद उन्हें याद आया कि ये जिस सीनियर की बात कर रहा है वो बाई लोयन है। अपने बेटे का बाई लोयन के लिए ऑब्सेशन ये माँ अच्छी तरह समझती थी। पर बाई लोयन कोई यिंजो को पसंद नहीं करती थी। मम्मी को ये बात भी पता थी। पहले उन्हें लगता था कि उनके बेटे और बाई लोयन का कोई चांस है। और पर ओल्ड मास्टर बेई की बर्थडे पार्टी के बाद से उन्होंने ऐसा सोचना छोड़ दिया। खासकर बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद पापा की अक्सर मम्मी के सामने ये बात छेड़ते थे कि चाहे बेई और जियांग फैमिली की शादी हो या ना हो, बाई लोयान कभी यिंजो से शादी नहीं करेगी। तो पापा की मर्जी यही थी कि कोई यिंजो बाई लोयान का पीछा छोड़ दे और किसी और को ढूंढना शुरू करे। तो उनका बेटा इतना आउटस्टैंडिंग है, उसे कैसी भी लड़की मिल जाएगी। क्या बाई लोयान का होना इतना जरूरी है? शुरू में तो मम्मी ने पलटकर जवाब दिया था कि बाई लोयन से ज्यादा आउटस्टैंडिंग कोई नहीं है। तब पर कई बार सुनने के बाद मम्मी कोई भी पापा की बातों से कन्विंस हो गई। वो भी अब यही सोचने लगी थी कि कोई यिंजो को बाई लोयन का ख्याल छोड़ देना चाहिए। मम्मी कोई ने एक बार कुछ टेढ़े के यूज करने के बारे में सोचा था, पर जब उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा तो वो झिझक गईं। उनके बेटे की खुशी बेशक इम्पोर्टेंट थी, पर कोई फैमिली की दौलत भी उतनी ही जरूरी थी। अब कोई यिंजो को इस तरह टूटे हुए और डेस्परेट हाल में देखकर मम्मी कोई का दिल भर आया। यिंजो, तुम मिस बाई का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो ऐसी औरत नहीं है जिसके तुम सपने देख सको। यिंजो को लगा था कि मम्मी उसे कंफर्ट करेंगी, पर ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसे मिली माँ को की सलाह कि बाई लोयन को छोड़ दे। वो कैसे छोड़ सकता है? वो कैसे मन बना ले कि छोड़ दे? तब अगर वो नहीं छोड़े तो लग रहा था कि और कोई चॉइस नहीं बची। बाई लोयन अब उससे नफरत करने लगी। उनका साथ कभी नहीं हो सकता था। अगले दिन को यान जो बेफिक्री होकर नीचे आया, माँ को तुरंत आ गई। तू ठीक नहीं लग रहा, आज काम स्किप क्यों नहीं कर रहा? मैं ठीक हूँ, मुझे अभी काम पर जाना है। अभी
सिर्फ कंपनी में ही क्या कुई यांझो को बै लोइन से मिलने का मौका मिला। वो इस आखिरी मौके को बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था बै लोइन से मिलने के लिए। पर कुयान जब तक वो फैमिली विला से बाहर ही नहीं निकल पाया, उसे एक कॉल मिल गया। वो कॉल बैक ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट से आया था। तो कॉल का मकसद कुयांझो को ये बताना था कि उसे फायर कर दिया गया है। तो मैं क्यों फायर हो रहा हूँ? कुयांझो की आवाज थोड़ा कांप गई, खुद को भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ एचआर डायरेक्टर की आवाज बहुत ठंडी थी। ये ऑर्डर खुद सीईओ बै ने ही दिया था। अयंग मास्टर को जब टाइम मिले तो कंपनी में आओ, वर्क हैंडओवर प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए। को बात खत्म करने के बाद कुयांझो के और पूछने का इंतजार किए बिना एचआर डायरेक्टर ने कॉल काट दी। पापा और मम्मी को ने दरवाजे पे खड़ा क्यूएनजो को देखा। उसका चेहरा पूरी तरह कंफ्यूज था। अगले ही सेकंड में उन्होंने क्यूएनजो को अचानक जमीन पर गिरते देखा। पापा और मम्मी को दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। तो वे तुरंत क्यूएनजो के पास दौड़ते हुए पहुंचे। उनको लगा कि क्यूएनजो का चेहरा लाल लाल हो गया है। उसके माथे को छूते ही पता चला कि उसे बुखार है। अब पापा को ने क्यूएनजो को जमीन से उठाया और दरवाजे के पास वाली कार की ओर जल्दी से भागे। तो मम्मी क्यू ने भी तुरंत पीछे चल पड़ी। जुजोड़े ने क्यू यांझो को अस्पताल ले गया, क्योंकि वो पिछले रात बारिश में भीगकर सर्दी पकड़ बैठा था और सुबह उठते ही क्यू यांझो को हाई फीवर हो गया था। वो तो कुछ बोला और न ही काम पर जाने से मना किया, बल्कि जॉब पर जाने की दलील भी दी। जब पता चला कि बेई लुओ यान ने खुद उसे निकालने का ऑर्डर दिया है, तो क्यू यांझो के दिमाग की टेंशन पूरी तरह से टूट गई। सब कुछ ब्लैक हो गया और वो बेहोश हो गया। तो फिर जब वो जागा तो खुद को अस्पताल में पाया। मम्मी क्यू ने क्यू यांझो को उठते देख के इतनी खुशी से रो पड़ी। पापा क्यू भी उसके बगल में राहत की सांस ले रहे थे। यांझो ने अस्पताल की छत को नीरस आंखों से घूरा, बिना कुछ बोले। उसका चेहरा अपनी चमक खो चुका था। ऐसे अपने टे को देख के माँ को और भी दिल टूटे हुए रोने लगी। ऐसे मत बनो, मेरी और मुझसे बात करो। जो कुओ यांझो कुछ बोला नहीं और न ही उसने कोई ध्यान दिया। वो बस चुपचाप सीलिंग को घूरता रहा। कुओ यांझो की ये हालत देखकर उसके पापा ने आ भरी, क्या एक औरत की वजह से तेरा ये हाल हो गया है? वो जब मम्मी ने देखा कि पापा और भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने जल्दी से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। पापा के होंठ हिले तो सही, पर आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा खड़े हुए और हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चले गए। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कुओ यांझो के बेड के पास बैठ गईं। क्या तुझे कहीं और भी ठीक नहीं लग रहा? कुओ यांझो कुछ नहीं बोला। ये देखकर मम्मी को बहुत बुरा लगा। उनके आंसू फिर से छलक पड़े। यांझो प्लीज अपने पेरेंट्स की सलाह मान ले। तो मिस बाई का पीछा छोड़ दे, तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। उस एक बात ने कुओ यांझो के दिल के सबसे दुखते हिस्से को छू लिया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे और आखिर में तकिए में जज्ब हो गए। और काफी देर बाद हॉस्पिटल के कमरे में कुएंगजो की फटी हुई आवाज गूंजी, मम्मी मैं बस एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ। तो मम्मी कुई ने परेशान होकर अपने होंठ भींच लिए। कुएंगजो ने हाथ आगे बढ़ाया और उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। बस एक लास्ट टाइम प्लीज। ठीक है, माँ को अपने बेटे की रिक्वेस्ट को ना कह नहीं पाई। आखिरकार वो फिर भी क्यूएनजो की रिक्वेस्ट मान गई। तो उसने अपना फोन उठाया और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गई। कई जगह पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे बेई लुओ यान का ऑफिस फोन नंबर मिल गया। माकू ने नर्वस होकर नंबर डायल किया, पर दूसरी तरफ फोन बहुत देर तक बजता रहा। फिर कोई उठाया। जिन्हें उठाया वो शियाओली था। जैसे ही उसे पता चला सामने वाला कुओ यांझो की माँ है, शियाओली का एटीट्यूड पहले जैसा जोशीला नहीं रहा। शियाओली ने कहा बेई लुओ यान काम में बहुत बिजी है, एक्सक्यूज दिया कि बाहरी लोगों से मिलने का टाइम नहीं है और कॉल ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी। और फोन कट गया। माँ ने फिर से कॉल किया। 3 बार बाद वो और कनेक्ट नहीं हो पाई। वो फोन की स्क्रीन देखती हुई माँ खू ने फिर हॉस्पिटल रूम में कुयांझो को देखा। अचानक उसकी आंखों में पक्का इरादा चमक उठा। वो टैक्सी लेकर सीधे बाई ग्रुप गई, पर अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से नीचे रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया। अजित माँ खू ने मीठा मीठा बोला। रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर नहीं जाने दिया और कोई रास्ता नहीं बचा। माँ खू को लॉबी में बाई लुओ यान का इंतजार करना पड़ा, पर टाइम पहले ही क्लोज हो रहा था। तो कंपनी में लगभग सब लोग निकल चुके थे। फिर भी बाई लुओ यान का कोई साइन नहीं दिखा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और फटाफट बोला, कब और इंतजार मत करो। सीईओ और उनका पति पहले ही बेसमेंट पार्किंग से निकल चुके थे। माँ को कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई। अब फिर उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया। दूसरे दिन माँ क्यूई ने सीधे ग्रुप के लोडिंग एरिया अंडरग्राउंड पार्किंग में इंतजार किया। अप्रत्याशित रूप से बाय लोयुन और मैं दोनों ने ओवरटाइम किया। ओवरटाइम खत्म करने के बाद हम दोनों कंपनी बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस से बाहर निकल गए। माँ क्यूई ने फिर से मिस कर दिया। तीसरे दिन वह फिर से बाय ग्रुप की बिल्डिंग में आई। 5वें दिन ऐसा देखते ही कुओ यांझो डिस्चार्ज होने वाला था। फिर भी माँ क्यू ने अभी तक बाय लोयुन को उसके बेटे को अस्पताल में मिलने नहीं बुला पाई। तो सौभाग्य से छठे दिन माँ क्यू ने आखिरकार बाय लोयान और मुझे पकड़ लिया, जब हम कुओ यांझो की स्थिति की वजह से पिछले कुछ दिनों से काम से निकल रहे थे। तो माँ क्यू स्पष्ट रूप से थकी हुई दिख रही थी। उसने बाय लोयान की ओर देखा। उसकी आंखें लगभग बिनती जैसी थी। बाय, मेरा यांझो अस्पताल में है।
वो तुम्हें एक बार देखना चाहता है, तो मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, क्या तुम कृपया जाके उसे देख सकते हो। मुझे भी नहीं लगा था कि कुओ यानजो को भी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। जन्मदिन पार्टी के अगले दिन डिपार्टमेंट हेड वांग सेल्स डिपार्टमेंट में वापस आए और बताया कि कुओ यानजो को कंपनी ने निकाल दिया है, अब से वह सेल्स डिपार्टमेंट संभालेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट हेड वांग ने कभी नहीं देखा। कुओ यानजो कंपनी में वापस आया अपने काम की हैंडओवर करने के लिए। पहले मैं सोच रहा था कि कुओ यानजो जानबूझकर चीजें टाल रहा है, कि मुझे कभी नहीं लगा था कि वो अस्पताल में भर्ती हो गया है। बाय लुयान का एटीट्यूड ठंडा था, तो उसने माँ कू को एक झलक दी और मैं ज्यादा करीबी नहीं है, फ्यूचर में हमको मिलना जरूरी नहीं है। उसके बाद बाय लुयान मुझे कार तक ले जाने वाली थी। अचानक बाय लुयान नहीं मान रही थी, तो मदर क्वेश्चन मुझसे झकझोरने लगी। अयंग मास्टर जियन, मैं जानता हूँ तू बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है। यानजियो ने पहले ही सीईओ बाई को छोड़ने का फैसला कर लिया, वो अब तेरे साथ कॉम्पीट नहीं करेगा। क्या तू सीईओ बाई को यानजियो को एक आखिरी बार दिखा सकेगा? तो मैंने वादा किया था कि अब से बाई लोयुन जल्दीबाजी में मदर को कट कर देगी और मुझे उसके पीछे से कवर करेगी। मैंने पहले ही कह दिया, उसके और मेरे मिलने की जरूरत नहीं, किसी से भी भीख मांगना फालतू है। बोलते ही मदर क्यू की रिएक्शन पर ध्यान दिए बिना बाई लोयुन जल्दी से मुझे कार में ले गई। ड्राइवर बहुत परसेप्टिव था और वो तुरंत पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया। मदर कुआ ने कार को निकलते देखा, उसकी आंखों में डिसोल्यूशन भर गया। यहाँ जो माँ ने पूरी कोशिश की। हॉस्पिटल में वापस क्यू याजो ने दरवाजा खुलते सुना और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जब उसने देखा कि अंदर सिर्फ मदर कुआ ही आई, तो उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो कहाँ है? मदर कुआ का एक्सप्रेशन थोड़ा ट्रबल्ड था। यहाँ जो सीईओ, वो मुझे देखना नहीं चाहती है ना? मदर क्यू ने कुछ नहीं कहा। क्यू याजो ने उसकी चुप्पी को टैसिट एडमिशन समझ लिया। एक पल की चुप्पी के बाद क्यू याजो सडनली बोल पड़ी, अम्मा, अगर मैं डेड हो रहा होता तो क्या वो आकर मुझे देखती? उस रात बाई लोयान और मैं अपने कमरे में अपनी फीलिंग्स को कल्टीवेट कर रहे थे। उसके पॉकेट में रखा फोन बजने लगा तो बाई लोयान ने अपना फोन निकाला। जैसे ही वो मेरी बाहों में कूद गई, उसके गाल लाल हो गए। फोन पर अनफेमिलियर नंबर देखते ही बाई लोयान ने फ्रॉन्क किया, फिर भी उसने जवाब दे दिया। पर बाई लोयान कुछ भी कह पाती पहले मदर का बेचैन आवाज दूसरी साइड से आई, यान झो बिल्डिंग से जंप करना चाहता है, तो मैं तुम्हें विनती कर रहा हूँ, प्लीज हॉस्पिटल आओ और एक बार उसे देख लो। दूसरी साइड की आवाज बिल्कुल क्विट नहीं थी, तो मैं भी वो आवाज सुन सकता था। मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ नीचे देखा, मुंह थोड़ा ओपन, पूरी तरह से शॉक्ड लुक के साथ। तो बाई लोयान की भौहें और भी टाइट हो गईं, तो वो रिजेक्ट करने वाली थी, पर उसने महसूस किया मैं उसका हाथ पकड़ रहा हूँ। औरत ने थोड़ा सिर उठाया और देखी मैं उसके सामने हेड शेक कर रहा हूँ। बाई लोयान ने साइफ किया। उसने लाइन के दूसरी साइड पर मदर कुओ को कहा, इट्स बी राइट देयर। वो बात कहने के बाद बाई लोयान ने बिना हिचकिचाए कॉल कट कर दिया। मैंने उसे गले लगाया और उसके साथ बिस्तर से उठ गया और मैं साथ में चलेंगे। बाई लोयान ने सिर हिलाया। हम दोनों ने कपड़े बदल लिए। फिर लुइस, उसने मुझे हॉस्पिटल तक ड्राइव करके ले गया। दूर से हम देख सकते थे कि हॉस्पिटल के नीचे डॉक्टर्स, फायर फाइटर और जिज्ञासु पासर बाय की भीड़, साथ ही मरीजों की भी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो उनकी नजरें ऊपर उठते ही हमने देखा कि एक हॉस्पिटल पहने व्यक्ति रूफटॉप की रेलिंग के बाहर खड़ा था। मैंने बाई लोयान का हाथ थाम लिया, हल्का सा दबा दिया। भले ही मुझे पता था कि कांगो जो कूदना चाहता है, खुद अपनी आंखों से देखना, फिर भी मेरा दिल धड़कने लगा। बाई लोयान ने अपनी दूसरी हाथ से मेरा हाथ ढक लिया। कुछ नहीं होगा। मैं लोयान की ओर देखा तो मैं जानता हूँ हॉस्पिटल की तरफ चले। नीचे वाली पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था। बाय लोयान ने अपना नाम सुनते ही पुलिस अफसर ने हमें अंदर आने की इजाजत दे दी। हम सीधे रूफटॉप तक एलिवेटर से गए। जैसे ही हम रूफटॉप पर कदम रखे, हमने मदर क्यूएस की दिल तोड़ने वाली चिल्लाहट सुनी, मेरे बेटे, बेवकूफ़ी मत कर, चिंता मत कर, मिस बाय ने पहले ही तुझे मिलने को हाँ कह दी है। यहाँ जो जब तक तू बेवकूफ़ी नहीं करेगा, वो तेरी हर बात मान लेगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मिस बाय तुझे स्वीकार करे। यह आखिरी लाइन सुनकर बाई लोयान ने हल्का सा भौहें चढ़ा ली। उसने लंबी कदमों से मुझे आगे बढ़ाया। तीखी नजर वाला कोई हमारे मौजूदगी को नोटिस कर गया। यहाँ है, वे यहाँ हैं। उस व्यक्ति की आवाज पर सबकी नजर एक साथ प्रवेश द्वार पर हमारे दोनों पर टिकी। सिर्फ इतना ही कि उनकी नजरें हमारे आपस में जड़े हाथों पर पड़ी और उनके चेहरे थोड़ा जटिल हो गए। कुएंजो ने आवाज सुनी और सिर घुमा दिया। भीड़ के पीछे खड़ी बाई लोयान और मैं उसके बगल में, उसकी रेलिंग पकड़ कस गई। तो उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। तूने उसे यहाँ क्यों लाया? क्या तू चाहता है कि मैं इतनी बुरी तरह मरूं? कुयांजो की आवाज बहुत धीमी थी और वह थोड़ा पागल सा लग रहा था कि कोई माँ को डर था कि कुयांजो गुस्से में कूद जाएगा। इसलिए वो जल्दी से बाई लोयान और मेरे सामने आ गई। तो वो सीधे मेरी तरफ दौड़ी, चाहती थी कि मैं एक पल के लिए हट जाऊं ताकि कुयांजो को और ट्रिगर ना करे। लेकिन बाई लोयान ने सीधे अपनी बाँह मेरी बाँह में डाल दी और माँ को रोकने के लिए हाथ उठाया। अगर एचएन नहीं होता तो मैं नहीं आता। बाई लोयान की बात बहुत साफ थी। अगर मैंने उसे आने के लिए मनाया नहीं होता तो वो यहाँ नहीं आती। और बाई लोयान को यहाँ लाने का मेरा कारण कुएंजो के लिए दया नहीं था। तो मैं सिर्फ डर रहा था कि अगर कुएंजो के साथ सच में कुछ हो गया
तो जिम्मेदारी बाई लोयान के सिर पर पड़ जाएगी। क्यू माँ का चेहरा बदल गया। वो अचानक सिर घुमाकर रेलिंग के बाहर कुएंजो को देखी। उसने देखा कि कुएंजो का चेहरा जटिल हो गया था। तो वो रेलिंग के बाहर पतले हॉस्पिटल गाउन में खड़ा था। हवा ने उसके बाल उड़ा दिए। ऐसा लगा जैसे कोई भी पल में हवा उसे ले जाए। कुएंजो का दिल टूट गया था, पूरी तरह से डेस्परेट। तो वो बाई लोयान को देखा जो मेरी सुरक्षा कर रही थी और लो वॉइस में रोर किया, बहन एक वन से क्यों नहीं मेरी तरफ देख सकती। बाई लोयान ने भौहें चढ़ा ली। उसने कुयांजो को तेज शार्प आंखों से देखा। उसकी आवाज पहले ही थोड़ा डिस्प्लेज थी। क्योंकि कुयांजो, मुझे लगता है मैंने पहले ही साफ बता दिया है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। तू ही वो है जो इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। ये तेरे लिए मेरी आखिरी थोड़ी सी टॉलरेंस है। अब इन पिटी ट्रिक्स को मत खींच। बोलते ही बाई लोयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया निकलने की इंटेंशन से। तब पर उसके पीछे अचानक कुयांजो की फ्रेंटिक चिल्लाहट आई। अबे लोयालू, मैं जंप करूंगा, मैं सच में जंप करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे हमेशा याद रखे। डोट कूल हो जा। एब्सोल्युटली डोंट जंप, एब्सोल्युटली डोंट जंप। माँ क्यूएस की रोने की आवाज तुरंत बाद में आई। तो फिर माँ कूल कुछ कदम दौड़ी और बाई लोयान और मुझे ब्लॉक कर दिया। वो हमारे सामने सीधे घुटने टेक गई। मैं बाई लोयान को साइड में खींच लिया। अयंग मास्टर जियन, मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मिस बै को मेरे यांजो को दे दे। तू सिर्फ एक रोमांस खो रहा है, लेकिन यांजो अपनी पूरी लाइफ खो रहा है। तो माँ रोती रही और विनती करती रही, बस हमारे सामने कॉइंग करने के कगार पर, सिर्फ इसलिए कि उसकी ये स्टेटमेंट ने जो लोग शुरू में काफी सहानुभूतिपूर्ण थे उन्हें भी माँ के प्रति फ्राउन करवा दिया। आखिरकार उन्हें समझ आया कि कुछ ठीक नहीं था कि बेटा इमारत से कूदना चाहता है और माँ किसी और के बॉयफ्रेंड से उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ने को कह रही है। तो मैं भी नहीं सोच रहा था कि मदर क्यों ऐसी बातें बोलेगी। बाई लोयुन का एक्सप्रेशन पूरी तरह से ठंडा हो गया था। तो उसने सिर घुमा दिया। उसकी बर्फीली नजर कुआ यिंगझो पर पड़ गई। ये ही तुम्हारा गोल है? सवाल तो था, पर आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि यानझाओ का शरीर झटके में हिल गया। उसकी आंखें थोड़ा एवेजिव दिख रही थी। इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार उसकी अराजक हरकतें वाकई बाई लोयुन को अपने साथ फोर्स करने के लिए थीं। अगर वो जीत गया तो बाई लोयुन उसके पास हो जाएगी। अगर हार गया तो सबसे बुरा तो बस कूद जाएगा और खत्म। कोई नहीं देखा मैं, जो बाई लोयुन की प्रोटेक्शन में था। अचानक बाई लोयुन का हाथ छोड़ दिया। किसी के रिएक्ट करने से पहले मैं रूफटॉप के किनारे की तरफ दौड़ पड़ा। पर मैं रेलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा, बल्कि मैं रेलिंग के अंदर के सेफ एरिया में खड़ा रहा। तब पर दोनों हाथों ने कसकर पकड़ लिया कोई यांजो की कलाई को। यांजो भी डरा हुआ था। एचेन, यांजो, बाई लोयान और मदर कूल क्या चाहते हैं? तुरंत रूफटॉप के किनारे की तरफ दौड़ पड़े। तो मैं सबको पीठ दिखाते हुए कोई यांजो को एक शरारती स्माइल दिया। तो मैं आवाज धीमी करके कोई यांजो से बोला, अब बिल्कुल, मैं तुम्हें एक हैंड दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने जोर से कोई यांजो के हाथों को रेलिंग से हटाया। थोड़ी ताकत लगाकर मैं कोई यांजो को बाहर की तरफ धकेला। कोई यांजो की चिल्लाहट आसमान में गूंज उठी। उसको भी नहीं लगा था कि मैं क्रेजी हूँ, इतने सारे लोगों के सामने उसे बिल्डिंग से धकेल दूंगी। लेकिन वो इमेजिन वेटलेसनेस का फील कभी नहीं आया। कोई यांजियो तुरंत अपनी आंखें खोल गया। उसने देखा कि उसके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा रूफटॉप से बाहर झुका हुआ था, लेकिन उसके दो पैर अभी भी रूफटॉप के किनारे पर मजबूती से टिके थे और उसके दोनों कलाई मेरे हाथों से कसकर पकड़ी हुई थी। अगर मैं चाहूं बस हाथ छोड़ दूं तो वो तुरंत गिरकर टुकड़ों में बिखर जाएगा। प्यू यांजियो खुद को रोक नहीं पाया, नीचे देखता रहा। 20 फ्लोर से ऊपर की ऊंचाई ने उसके घुटने खुद ब खुद कमजोर कर दिए। उसने जोर से निगला। कोई यांजियो डर से मेरी तरफ देखा। तो मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ, तो मुझे कस के पकड़ ले। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे होठ का एक कोना हंसी में उठ गया। अब तू मरना नहीं चाहता? कुयांजो ने बेताबी से सिर हिलाया। मैं अब मरना नहीं चाहता, मैं अब परेशानी नहीं बनूंगा। तो मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ, क्या तू मुझे वापस खींच लेगा? मैंने क्यांजो को लंबे टाइम तक घूरा, जब तक उसकी साइकिक हालत टूटने की कगार पर नहीं पहुंच गई। मैंने थोड़ा सा ताकत लगाकर उसे वापस खींचा और फिर मैं उसकी मदद करके रेलिंग के ऊपर चढ़ाया। तो जब वह सुरक्षित हो गया तो ट्युआंजू आखिरकार और पकड़ नहीं पा सका और जमीन पर गिर गया। मदर को तुरंत ऊपर दौड़ी और कुयांजू को गले लगा लिया। वो आंखों से आंसू बहा रही थी, आंसू और नाक से निकले बलगम का गंदा मिश्रण। बाई लुयान सीरियस फेस लेके चलती आई। वो पंजे पे खड़ी होकर मुझे कसके गले लगा ली। मजाक मत करो। मैं तुरंत उसे फैंसी स्माइल दिया, सिर झुकाकर गाल पर चुम दिया। मैं गलत था, मैंने इसे ध्यान से सोचा तो कोई खतरा नहीं था। मैं ऐसा कहूँ भी, बाई लोयान का एक्सप्रेशन फिर भी ठीक नहीं था। तो बाई लोयान ने मुझे कसके गले लगाया। उसकी ठंडी नजर उस माँ बेटे को यांजियो की ओर थी जो दबी हुई रो रहे थे। उम्मीद है कि ऐसा दोबारा ना हो। उसके टोन की वार्निंग पूरी तरह साफ थी। बाई लोयान ने मुझे खींचा निकलने की सोच में। मैंने जमीन पर खड़े कुएंजो से कहा, यंग मास्टर कुई, क्या तुम वाकई लोयान को समझने की कोशिश की है? सही, अगर तुम वाकई उसे समझते तो इतना फॉलिश काम नहीं करते। मेरे शब्दों से कुएंजू का चेहरा पीला हो गया। उसने होंठ कसकर काटे, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं मुस्कुराते हुए रहा, अब इतना हड्डी मत बनो, तो वो कभी तुम्हारी नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद मैंने बाई लोयान को गले लगाया और अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर निकल गया। क्योंकि फैमिली का मास्टर रात के बीच में सीन बना रहा, अस्पताल की बिल्डिंग से कूदने की धमकी दे रहा था। आखिरकार कोई कैजुअल्टी नहीं हुई।
फिर भी ये सेंसेशनल न्यूज बन गया। पर अगले दिन इंटरनेट बिल्कुल साइलेंट था। इस बारे में कोई न्यूज नहीं है। आखिरकार ये मामला बाई लोयान और मेरे बाई फैमिली और जियांग फैमिली से जुड़ा था और दोनों ने इस न्यूज को दबा दिया। सुना है कि क्यू यानजो को बचाने के बाद उसे कई दिन हाई फीवर रहा। वो को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर डिस्चार्ज हो गया। और डिस्चार्ज होने के बाद को यानजो ने मुझसे कॉफी के लिए मिलने को कहा। मैंने अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करके चल दिया। वैसे तो काफी अजीब कोइंसिडेंस था। को यानजो जिस सीट पर बैठा था वही सटीक जगह थी जहां पिछले बार सोंग जाओ ने मुझसे मुलाकात की थी। हॉस्पिटल की रूफटॉप पे हमारी पिछली मुलाकात से अलग, जबकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। को यानजो की मौजूदा हालत बदल गई थी कि को यानजो ने बड़े एलिगेंट तरीके से अपनी कॉफी पी और जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं शांति से को यानजो के सामने बैठ गया। मैंने थोड़ी हिम्मत करके तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। आशा है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैं हंसा। मुझे बुरा नहीं लगा। वेटर ने कॉफी लाया, शिष्टाचार से एक घूंट लिया और भौहें उठा ली। ऐसी कड़वी और तीखी कॉफी के लिए मैं सच में सराह नहीं सकता था। मैंने सिर्फ एक घूंट लिया, फिर उसे टेबल पर रख दिया और दोबारा नहीं छुआ। को यानजो ने इसे देखकर गुस्सा नहीं किया। उसने मुझको देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। लगता है अब मुझे अचानक समझ आया कि सीनियर तुम्हें क्यों पसंद करता है। मैंने को यानजो को शंकास्पद नजर से देखा, उसके आगे बोलने का इंतजार किया। यानजो ने कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम वाकई में खास हो, पर मुझे लगता है कि हर कोई एक यूनिक अस्तित्व है। तो तुम भी। यानजो हैरान रह गया। फिर उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी और ब्राइट हो गई। मैं भी यूनिक हूँ। असल में इस बार मैं तुम्हें डेट पर बुलाया था तुम्हारा थैंक्स कहने के लिए। मैंने भौं में उठाई। क्यों, किस बात के लिए? रूफटॉप से मुझे वापस खींचने के लिए थैंक्स। उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत सोच रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स और फ्यूचर के बारे में सोचा हूँ। इसी वक्त क्यू यानजो के चेहरे की स्माइल थोड़ा फेड हो गई। मैंने लव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ढूंढ लिया। थैंक्स। ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे रियलाइज करवाई। मैंने उसे देखा। यू आर वेलकम। अच्छा है कि तुमने चीजें समझ ली हैं। कुयेजो ने सिर हिलाया। मैंने समझ लिया है। मैंने सीनियर को भी छोड़ने का डिसीजन ले लिया। तो वो बढ़िया है, बताता हूँ तुम्हें। तो तुम जैसे लव रिवाल के साथ रहने से मेरे ऊपर काफी प्रेशर आ गया। मैंने मजाक में कहा। कुयेजो हैरान रह गया, फिर धीरे धीरे एक रिलैक्स स्माइल दे दिया। मैं दिल से तुम्हें और सीनियर को साथ में एटर्निटी तक खुश रहने की दुआ करता हूँ। थैंक यू। मैं भी तू जल्दी सही पर्सन मिलने की दुआ करता हूँ। मैंने सामने रखी कॉफी कप उठाई। मैंने धीरे धीरे उसे कुयेजो के कप से टच किया। फिर एक सिप। मैं घिन से भौहें सिकोड़ ली। कुयेजो ने भी कॉफी की एक सिप ली। और जैसे ही उसने कप नीचे रखा वह धीरे धीरे बोला, मैं जल्दी ही विदेश जा रहा हूँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ लेकिन जल्दी समझ गया। तो फिर तुम्हारी जर्नी सेफ रहे, ऐसी दुआ करता हूँ। थैंक यू। तभी जेब में रखा फोन बजने लगा। मैंने उसे बाहर निकाला और देखा कॉलर था बाई लोयान।